ओके दोस्तों, हमें क्लास नंबर 2 पे आज अपने करने वाले सप्लाई का पार्ट 2। कल हमने सप्लाई का पार्ट 1 खत्म कर लिया था, इंट्रोडक्शन किया था। उसके बाद सप्लाई चैप्टर हमने जस्ट स्टार्ट ही किया था। आशा करता हूँ आपने अच्छे से रिवीजन किया होगा, क्योंकि अगर आपने अच्छे से रिवीजन कर रखा है तो अभी आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बिकॉज आपको पूरा लिंक एक साथ एक एक करके पूरा आपको महसूस होगा, आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली आपने क्या पढ़ा और उसको कैसे अप्लाई किया जाता है। और जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हो फटाफट कैमरा ऑन कर दो। मेरे को स्क्रीन पे सिर्फ दो ही लोग दिख रहे हैं। कैमरा ऑन कर लो, मैं आप लोगों को देख लूं और स्टार्ट करो फिर आज का सेशन। तो मैं क्लास नंबर 2 सप्लाई चैप्टर नंबर 2, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जल्दी से बोलो जय श्री राम। जय श्री राम दोस्तों। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा था, उसको हमने क्विक रिवीजन उसी दिन कल ही कर लिया था। आज अपने पढ़ते सप्लाई। कल हमने जो पढ़ा था उसके बाद क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सप्लाई में हमने क्या पढ़ा था? सप्लाई कौन से सेक्शन के अंदर है? सेक्शन नंबर 7। जब तक कुछ ना बोला जाए तब तक सीजीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन नंबर 7। सप्लाई के 3 कंडीशन है। गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो 5 केसेस में शेड्यूल 1 बोलता है फिर भी सप्लाई मानेंगे, प्रोवाइडेड गुड्स एंड सर्विसेज, और बिजनेस वाला तो स्टैंड करना चाहिए। शेड्यूल 2 बोलता है क्या गुड्स होता है, क्या सर्विसेज होता है। एंड शेड्यूल 3 सबका पापा क्या बोलता है कि सारे कंडीशन फुलफिल कर लो भैया, फिर भी हम तुमको सप्लाई नहीं मानेंगे। गॉट इट। अब अपने को जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंसिडरेशन में, वो क्या है? क्विड प्रो क्यू, समथिंग फॉर समथिंग होना जरूरी है। अगर समथिंग फॉर समथिंग नहीं है तो कंसिडरेशन नहीं बनेगा। इसके लिए एग्जांपल हमने देखा था चैरिटेबल ट्रस्ट वाला। चैरिटेबल को जो अपने डोनेशन दिए थे, अगर अपना कॉमर्शियल गेन हो रहा है, अपना कोई एडवर्टीजमेंट हो रहा है, कॉमर्शियल नॉट पर्सनल, तो ही अपने उसको बोलेंगे कि ये अपने बिजनेस के लिए है, अपने बिजनेस का प्रचार के लिए, और तभी वो डोनेशन पे जीएसटी लगेगा। बिकॉज वो डोनेशन फिर सप्लाई बन जाएगा। बिजनेस क्या होता है जो हम जानते हैं, वो तो बिजनेस होता ही होता है। इसके अलावा रेगुलरिटी फ्रीक्वेंसी मैटर नहीं करता है। बट पर्सनल और बिजनेस में एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है, जिसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। एंड शेड्यूल 2 क्या बताता है? क्या गुड्स होता है, क्या सर्विसेज होता है। इससे मेरे को याद आया गुड्स एंड सर्विसेज का डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में क्या बोलता है? एनीथिंग विच इज मूवेबल इज गुड्स, एनीथिंग अदर देन गुड्स इज तुम्हारा सर्विसेज। एंड दोनों में हमने क्या एक्सक्लूड करके रखा हुआ है? मनी एंड सिक्योरिटीज। बट पैसे से पैसे कमाना, यानी 100 रुपया दिया और 110 रुपया मिले, तो जो 10 रुपीज एक्स्ट्रा अपने को मिला है, दैट विल बी लाइबल टू जीएसटी। बट हाल फिलहाल के लिए इसको एग्जेम्प्ट करके रखा हुआ है। दिस इज इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट इज हाल फिलहाल के लिए एग्जेम्प्ट। तो ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी। अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं स्ट्रेट अवे शेड्यूल 1 की तरफ। हम आगे शेड्यूल 1 की तरफ। शेड्यूल 1 अपने को कब अप्लाई करना है, इसके लिए तुम्हारे अंदर एक प्रॉपर क्लैरिटी होना चाहिए। शेड्यूल 1 ऑलवेज अप्लाई नहीं होगा। शेड्यूल 1 तभी अप्लाई होगा जब कंसिडरेशन नहीं है, कंसिडरेशन नथी। जब भी कंसिडरेशन नहीं होगा तभी शेड्यूल 1 अप्लाई करेंगे, अदरवाइज कभी भी शेड्यूल 1 की तरफ नहीं आएंगे। अब शेड्यूल 1 क्या है, ध्यान से देखो। शेड्यूल 1 अपने को बोलता है अगर कंसिडरेशन नहीं है तो शेड्यूल 1 में 5 केसेस है जिसमें सप्लाई बनेगा। यानी गुड्स एंड सर्विसेज तो होना ही चाहिए और बिजनेस तो होना ही चाहिए। यानी शेड्यूल 1 किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ इस वाले पॉइंट के लिए। करेक्ट। यानी ये एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, ये एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। एंड शेड्यूल 1 में टोटल 5 ऐसी चीजें दी गई हैं जिस केस में सप्लाई बनेगा। जब भी शेड्यूल 1 की वजह से कुछ सप्लाई बनता है ना, तो उसको अपने बोलते हैं, याद रखना, ऑलवेज डीम्ड सप्लाई। क्या बोलेंगे? डीम्ड सप्लाई। शेड्यूल 1 वाली सप्लाई ऑलवेज डीम्ड सप्लाई बोली जाती है। और जो नॉर्मल सप्लाई है उसको सिर्फ सप्लाई बोलते हैं। नॉर्मल सिर्फ सप्लाई वर्ड अपने उसके लिए यूज करेंगे। ठीक है। आओ चलो कुछ चीजें देखते हैं। एक फिक्स्ड एसेट है मेरे पास, मैंने एक फिक्स्ड एसेट को परचेज किया। परचेज किया, मेरे बैलेंस शीट में चला गया। 18% उस पर जीएसटी लगा था, तो 18 रुपीज का मेरे को क्रेडिट मिल गया। 100 रुपए का फिक्स्ड एसेट था, 18% जीएसटी लगी थी इनपुट के टाइम पे, तो 18 का मेरे पास क्रेडिट पड़ा। कल हमने पढ़ा था इनपुट के बारे में, बैलेंस शीट वगैरह में जाता है। तो 18 रुपीज का मेरे पास क्रेडिट पड़ा। मैंने इस
फिक्स्ड एसेट को स्क्रैप में निकाल दिया 40 रुपीज में। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट टाइम हम लोग कॉन्सेप्चुअली अब सब अप्लाई करेंगे। सबसे पहली चीज, फिक्स्ड एसेट मतलब धंधे की बात हो रही है, धंधा मतलब बिजनेस, यानी बिजनेस तो है ही है। फिक्स्ड एसेट मतलब हो गया गुड्स, एनीथिंग विच इज मूवेबल इज गुड्स, तो ये हो गया गुड्स। सेटिस्फाइड। नाउ माय क्वेश्चन टू यू इज, क्या कंसिडरेशन है क्या यहाँ पे? ध्यान से देखो, स्क्रैप में बेचा, देखो कंसिडरेशन मतलब होता है रोकड़ा मिलना। एडुक्वेट है कि नहीं वो अभी अपना मैटर नहीं है, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में देखेंगे। एडुक्वेट कंसिडरेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट। कंसिडरेशन है, यस कंसिडरेशन है। व्हाट इज द कंसिडरेशन? 40 रुपए इज द कंसिडरेशन। 40 रुपए का अपना कंसिडरेशन है एग्जिस्टेंस में, ठीक है। तो कंसिडरेशन, क्या तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई क्या? यस, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई। सो वेदर इट विल बी डीम्ड सप्लाई और इट विल बी अ नॉर्मल सप्लाई, जो हमने पढ़ा है अभी तक, सोचो, बोलो। वेरी गुड। तो ये क्या हो गया? नॉर्मल सप्लाई, जो भी हमने पढ़ा। क्यों डीम्ड सप्लाई हमने अप्लाई नहीं किया? बिकॉज ऑलरेडी अपने पास कुछ कंसिडरेशन है। जब कंसिडरेशन नहीं होता है तब डीम्ड सप्लाई करते हैं। अब सप्लाई की डेफिनेशन में चलते हैं दोस्तों। क्या सप्लाई की डेफिनेशन में ये भी था क्या, स्क्रैप में निकाल देना, डिस्पोज कर देना, क्या ये भी सप्लाई होता है? द आंसर इज यस। देखो इसीलिए सप्लाई भी बना, एंड स्क्रैप में हमने निकाला, वो भी डेफिनेशन में कवर होता है। सो नाउ दिस विल बी लायबल टू जीएसटी। अब सिनेरियो 2, मैंने इस स्क्रैप को निल मतलब बिना रुपए के निकाले, मतलब फेंक दिया, जाके डस्टबिन में डाला है। अब क्या? पहली बात, फिक्स्ड एसेट है तो बिजनेस तो होगा ही, धंधे की बात हो रही है। फिक्स्ड एसेट है तो गुड्स होगा ही, ओके। अब कंसिडरेशन है क्या? द आंसर इज नो। अब जैसे ही कंसिडरेशन नहीं होगा, इमीडिएटली अपने को डीम्ड सप्लाई नहीं बोलना है उसको, अपने को अब शेड्यूल 1 ओपन करना है अपने माइंड में। शेड्यूल 1 में टोटल 5 केसेस है। अब सबसे पहला केस अपने देखने जा रहे हैं। सबसे पहला केस है, कोई भी बिजनेस एसेट जिसपे हमने आईटीसी ले लिया है, जिसपे इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने पास अवेलेबल है, हमने उसको अवेल किया हुआ है, उसको अगर अपने परमानेंटली ट्रांसफर या डिस्पोज कर रहे हैं तो वो बन जाएगा डीम्ड सप्लाई। एंड मेन चीज क्या है? कंसिडरेशन नहीं है ऑलवेज, तभी शेड्यूल 1 की लिस्ट पे है वो। तो इस वाले सिनेरियो में एक बिजनेस है, गुड्स है, परमानेंटली उसको फेंक दे रहे हैं, स्क्रैप में निकाल रहे हैं, कंसिडरेशन नहीं है। दिमाग में शेड्यूल 1 ओपन किया, पहला केस में फॉल करेगा ये, रीजन बिंग कंसिडरेशन नहीं है। अब ये बन जाएगा डीम्ड सप्लाई। यानी सुनो कितना मतलब पावरफुल है अपना जीएसटी लॉ, कि अगर तुम एक फिक्स्ड एसेट को बिजनेस का निकाल के बाहर फेंक देते हो, हटा देते हो, तो वो भी डीम्ड सप्लाई बन जाता है। वो भी क्या बन जाता है? डीम्ड सप्लाई बनता है। तो कोई भी बिजनेस एसेट जिसमें हमने आईटीसी ले रखा है, उसको अगर हम परमानेंटली डिस्पोज करते हैं तो वो डीम्ड सप्लाई बन जाता है। अब याद रखना, अगर इसमें कंसिडरेशन होता, अगर इसमें कंसिडरेशन होता तो ये नॉर्मल सप्लाई बनता, तब अपने डीम्ड सप्लाई वाला प्रोविजन अप्लाई नहीं करते। ठीक है, ओके सर, समझ गया सर। अब आते हैं नेक्स्ट, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टेस्ट होता है आपके पेपर में। ठीक, मजा आएगा इसमें। अगर आप एक सप्लाई एग्जीक्यूट करते हो गुड्स का, सर्विसेज का, इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आप कर रहे हो, बट आप कर किसके साथ रहे हो? रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन। अभी डिस्टिंक्ट को भूल जाओ, किसके साथ कर रहे हो? रिलेटेड पर्सन के साथ कर रहे हो। अब रिलेटेड पर्सन की बहुत बड़ी डेफिनेशन, जिसको अपने को अच्छे से समझना पड़ेगा। उस डेफिनेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है फैमिली। उसको बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से समझना एकदम। अगर कुछ भी अभी कर रहे हो तो उस चीज को एकदम हटा दो और पूरा फोकस इस पे रखो। अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लाई करते हो अपने रिलेटेड पर्सन इन कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो बन जाएगा डीम्ड सप्लाई। अगर कंसिडरेशन नहीं है, अगर कंसिडरेशन है तब तो फिर नॉर्मली सप्लाई है, तो बात ही खत्म हो गई। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो वो बनेगा डीम्ड सप्लाई।
अब रिलेटेड पर्सन कौन होते हैं? पर्सन हुआ डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ वन अनदर बिजनेस। तो एक मान लो कंपनी ए लिमिटेड बी लिमिटेड, तो दोनों के जो डायरेक्टर है तो वो रिलेटेड हो जाएंगे। सच पर्सन आर डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ अनदर बिजनेस। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्टनर इन बिजनेस, यानी पार्टनर एक दूसरे के क्या होते हैं? रिलेटेड होते हैं। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय यहां लिख लो शेड्यूल 3, इसको शेड्यूल 3 में देखेंगे। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय भी रिलेटेड होते हैं। वन ऑफ देम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर, यानी एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, तो ये हो जाएंगे रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है कोई थर्ड पर्सन किसी दो लोग को कंट्रोल कर रहा है, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? रिलेटेड हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट बोलता है ये दो लोग मिलके अगर किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये तीनों भी क्या हो जाएंगे? रिलेटेड हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा? सच पर्सन आर डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ वन अनदर बिजनेस। सच पर्सन आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड एज पार्टनर। एम्प्लॉय के बारे में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बारे में शेड्यूल 3 में देखेंगे। एक पर्सन दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, ये सब डायग्राम बगल में बना लेना, लर्न करने में इजी होगा। एक पर्सन दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, कोई थर्ड पर्सन दोनों को कंट्रोल कर रहा है, या दोनों मिलकर किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं। इन ऑल दिस सिनेरियो ये सारे लोग एक दूसरे क्या हो जाएंगे? रिलेटेड हो जाएंगे। यानी अगर ये लोग आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो ये बन जाएगा डीम्ड सप्लाई। क्या बन जाएगा? डीम्ड सप्लाई। Any person directly or indirectly controls or hold 25% or more of the voting stock or share of both of them। 25% से ज्यादा अगर इक्विटी शेयर है तो वो शेयर होल्डर उस कंपनी का रिलेटेड बन जाएगा। इसका ये मतलब होता है। तो आपको जो क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा उसमें क्या बोलेगा? मिस्टर ए इज अ शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड होल्डिंग मोर देन 25%। तो जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा उसके साथ और कंसिडरेशन नहीं है उसमें, तो इट विल बी डीम्ड सप्लाई, और कंसिडरेशन है तो नॉर्मल सप्लाई तो है उसमें। अब नेक्स्ट, दे आर द मेंबर ऑफ सेम फैमिली। एक फैमिली के मेंबर हैं। अब इसमें आते हैं, ठीक है। इसके पहले ऊपर वाले बार रिविजन कर लेते हैं फटाफट। एक दूसरे के ऑफिसर डायरेक्टर, पार्टनर्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, तीसरा बंदा दोनों को कंट्रोल कर रहा है, दोनों मिलकर थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, या कोई भी पर्सन जो 25% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर रखता है, वो हो जाएगा रिलेटेड पर्सन। ओके, वंस मोर, डायरेक्टर, पार्टनर्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एक पर्सन दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, थर्ड पर्सन दोनों को कंट्रोल कर रहा है, दोनों मिलकर थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, या 25% और मोर ऑफ द वोटिंग पावर अगर होल्ड करके रखते हैं तो। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दे आर द मेंबर ऑफ सेम फैमिली। एक फैमिली के मेंबर अगर है तो वो रिलेटेड हो जाएंगे। अब एक फैमिली के मेंबर मतलब क्या है? बुक में आपके लिखा हुआ है, फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ अ पर्सन। आपको इसके पर्सपेक्टिव में सोचना है कि फैमिली कौन होगी। तो इस पर्सन के जो पेरेंट्स होंगे, ब्रदर सिस्टर होंगे या ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, इस पर्सन के जो पेरेंट्स होंगे, ब्रदर सिस्टर होंगे और ग्रैंड पेरेंट्स होंगे, वो इसके रिलेटिव तभी माने जाएंगे। ध्यान से सुनाइए, इसके रिलेटिव तभी माने जाएंगे जब वो इस पे होली या मेनली डिपेंडेंट होंगे। किस पे? इस पर्सन पे। अगर इस पर्सन पे वो होली या मेनली डिपेंडेंट है, मतलब पैसे के पर्सपेक्टिव से ही सोचना, पैसे के पर्सपेक्टिव से अगर डिपेंडेंट है तो ये रिलेटिव बन जाएंगे। बट अगर ये इंडिपेंडेंट है तो फिर ये रिलेटिव की कैटेगरी में नहीं आए। और स्पाउस और चिल्ड्रन ऑलवेज, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑलवेज रिलेटिव होंगे, हमेशा रिलेटिव होंगे। वेदर डिपेंडेंट वेदर इंडिपेंडेंट डजंट मैटर, ऑलवेज रिलेटिव होंगे। तो फैमिली के लिए हमने क्या देखा? पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर सिस्टर तभी रिलेटिव माने जाएंगे जब होली या मेनली डिपेंडेंट होंगे। स्पाउस एंड चिल्ड्रन तभी रिलेटिव माने जाएंगे, तभी नहीं, ऑलवेज ऑलवेज रिलेटिव माने जाएंगे, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट।
हाँ, रिवीजन करके। कैसे रिवाइज, कैसे लर्न करेंगे? रिवीजन करके। क्लास में ही हो जाएगा, मेरे साथ साथ बोलोगे। फर्स्ट जब मैं एक बार ही बोल दूंगा, दोबारा जब मैं बोलूंगा मेरे साथ बोलो, क्लास में ही मक्खन की तरह हो जाएगा, बाद में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी एम्प्टी एग्जाम्पल करेंगे, पूरा दिमाग के घोड़े सब खुल जाएंगे एकदम। फिर से बात करते हैं, ठीक है। रिलेटेड होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए। एक सेकेंड सर, एक चीज समझ में आ गई मेरे को यहाँ पे तो। हाँ बताओ सर, सप्लाई की डेफिनेशन में हमने देखा था गुड सर्विसेज कंसिडरेशन बिजनेस, तो वो सप्लाई बनता है। कंसिडरेशन नहीं है तो शेड्यूल 1 में जाते थे। शेड्यूल 1 का एक पॉइंट हमने देख लिया, फिक्स्ड एसेट वाला, बिजनेस एसेट वाला। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा रिलेटिव वाला। रिलेटिव में हमने क्या देखा? अगर रिलेटेड है और गुड्स एंड सर्विसेज एंड बिजनेसेस है तो ऑटोमेटिकली डीम्ड सप्लाई बन जाएगा। यानी अल्टीमेटली अगर कंसिडरेशन नहीं और रिलेटेड है तो ये दो तो वैसे भी फुलफिल करना होता है सर हमेशा, ये दो तो वैसे भी फुलफिल करना है, तो इस केस में भी अपने को ये फुलफिल करना है, गुड्स एंड सर्विसेज, बिजनेस एंड रिलेटेड। बट द प्रॉब्लम ओवर हियर इज कि अपने को ये देखना है कि बिजनेस किसका देखना है। क्या अपने को बिजनेस रिलेटेड वाले पर्सन का देखना है, या सप्लायर का देखना है, या किसका देखना है? तो यहां पे लिख लो, ये जो बिजनेस है यहां पे लिख लो पीओवी, जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा तुम्हारा वो होगा सप्लायर का। किसका पॉइंट ऑफ व्यू होगा? सप्लायर का। सिमिलरली जो रिलेटिव होगा वो भी सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, क्योंकि जो तुम्हारा रिलेटिव है डेफिनेशन के हिसाब से, जरूरी नहीं तुम उसके रिलेटिव होगे डेफिनेशन के हिसाब से। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू जो अपने को रखना है रिलेटेड वाले में, वो अपने को रखना है सप्लायर के पर्सपेक्टिव से। अब सप्लायर का बिजनेस होना चाहिए और सप्लायर का वो रिलेटेड होना चाहिए, तभी अपने बोलेंगे कि वो फैमिली बनता है। ये फैमिली वाले केस में सबसे ज्यादा फॉल करता है, यानी ये जो पर्सन है ये सप्लायर होना चाहिए। इसके पर्सपेक्टिव में आपको सब कुछ सोचना है, ठीक है। गॉट इट सर। चलो एक बार क्विक रिवीजन करो इसका, पढ़ो एक बार इसको। यहाँ फैमिली की डेफिनेशन लिखी हुई है। बाकी लोग बार बार बोल रहे हो ये वो वाला क्लास नहीं है कि बस क्लास प्ले कर दिया, खत्म हो गया, 2.5 घंटे खत्म, क्लास खत्म, जिम्मेदारी खत्म। ये वो वाला क्लास नहीं है। यहाँ पे सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, कैमरा ऑन करना पड़ेगा। कैमरा क्यों नहीं ऑन करते हो तुम लोग? सर हम लोग कभी नहाए नहीं है ना, इसीलिए कैमरा ऑन नहीं किया। कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो अब देखो, रेडी? रीड कर लिया सबने? चलो मजा आएगा, इंटरेस्टिंग होने वाला है। Mr. MT took consultancy service from his brother for ₹1 लाख। बताओ डीम्ड सप्लाई है या डीम्ड सप्लाई नहीं है? कंडीशन पढ़ो, बताओ मेरे को आंसर। तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए? कंसल्टेंसी सर्विस मतलब ऑब्वियसली बिजनेस से रिलेटेड सर्विस है, तो मतलब सर्विस है ही, बोल ही दिया। वेरी गुड दोस्तों, शाबाश, क्या बात है, कहां से पढ़ाई कर रहे हो तुम लोग? सर कंसिडरेशन जब दे ही दिया है तो डीम्ड सप्लाई वर्ड आप यूज ही क्यों कर रहे हैं सर? आप हम लोग को उल्लू बना रहे क्या? हम लोग इतनी आसानी से उल्लू नहीं बनेंगे। 1 लाख रुपए है, रोकड़ा है, कंसिडरेशन है। सर कंसल्टेंसी मतलब हो गया धंधे के लिए ले रहा है, सर्विस खुद ही बोल दिया तो सर्विस है ही, और कंसिडरेशन तो है ही 1 लाख रुपए का, तो ये तो सर नॉर्मल सप्लाई बन गया। वेरी गुड, नाउ लेट्स मूव टू अ स्टेप अहेड। Mr. MT took interior designer service for his house from his father free of cost। अब देखो कैसे दिमाग दौड़े। फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कंसिडरेशन नहीं, दिमाग में क्या खुलेगा? शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में क्या खुलेगा? सेकंड नंबर पॉइंट। सेकंड नंबर पॉइंट में हम आ गए। सेकंड नंबर पॉइंट हमें क्या सिखाता है? रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए।
अब पहली बात तो देख लेते रिलेटेड है कि नहीं, या उसके पहले देख लेते बिजनेस है कि नहीं। अब बिजनेस जो हमको देखना है वो सप्लायर के पर्सपेक्टिव से देखना है, यानी एमटी के पर्सपेक्टिव से देखोगे कि फादर के पर्सपेक्टिव से देखोगे, बताओ। फादर के पर्सपेक्टिव से बिजनेस होना चाहिए कि एमटी के? फादर के, बिकॉज फादर इज द सप्लायर। और हमने क्या पढ़ा था, जो बंदा पैसा देता है वो रेसिपिएंट होता है। सिंस यहाँ पैसा नहीं है लेकिन साफ साफ दिख रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एमटी ले रहा है, एमटी ले रहा है मतलब एमटी रेसिपिएंट है, तो सप्लायर हो गया फादर। क्या फादर का बिजनेस है क्या इंटीरियर डिजाइनर का? हाँ, फादर का बिजनेस है इंटीरियर डिजाइनर का। ये हाउस से कंफ्यूज मत होना, हाउस तो एमटी का है बट बिजनेस तो फादर का है ना। फादर का बिजनेस है इंटीरियर डेकोरेशन का। यस, बिजनेस अवेलेबल है। सर्विस है, हाँ इंटीरियर डेकोरेटर की सर्विस, साफ साफ बोल दिया। नाउ लेट्स सी रिलेटेड है कि नहीं। तो रिलेशन वी हैव टू सी फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ फादर। फादर के लिए एमटी रिलेटेड है क्या? तो फादर के लिए एमटी तो ऑलवेज रिलेटेड होता है। तो यस, रिलेशनशिप एग्जिस्ट एंड इट विल बी डीम्ड सप्लाई। समझा? पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू क्यों मैटर करता है? तुमको किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो इस पे डिपेंड करता है। अगर एमटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो फादर रिलेटेड नहीं होता, बिकॉज फादर इज नॉट डिपेंडेंट, खुद का धंधा कर रहा है, खुद कमा खा रहा है। बट फादर के पर्सपेक्टिव से एमटी तो ऑलवेज रिलेटेड, बिकॉज सन एंड वाइफ ऑलवेज रिलेटेड, वेदर डिपेंडेंट और नॉट, फर्क नहीं पड़ता है। समझा? इतना भी इजी नहीं है जीएसटी। ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो, मिस्टर एमटी took consultancy सर्विस फ्रॉम हिज ब्रदर फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट कंसिडरेशन नहीं है। शेड्यूल 1 ओपन किया दिमाग में, जैसे शेड्यूल 1 ओपन किया वहां में पता चला सेकंड पॉइंट में ये फॉल करेगा। सेकंड पॉइंट में क्या बोलता है? रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए। कंसल्टेंसी सर्विस ले रहा है, बिजनेस के लिए होगा, तो ब्रदर का तो बिजनेस ही है कंसल्टेंसी देना। सर्विस खुद ही बोल दिया सर्विस है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेटेड। क्या रिलेटेड है क्या? ध्यान से देखो, बताओ मेरे को। अब यहाँ पे सप्लायर है ब्रदर। अब ब्रदर के पर्सपेक्टिव से सोचे तो एमटी भी उसका ब्रदर ही है। और ब्रदर रिलेटेड कब होता है? जब डिपेंडेंट होता है। अब अगर एमटी कंसल्टेंसी सर्विस ले रहा है मतलब इसका खुद का बिजनेस है, यानी डिपेंडेंट नहीं है। अगर डिपेंडेंट नहीं है तो रिलेटेड नहीं है। अब रिलेटेड नहीं है, अब डीम्ड सप्लाई नहीं होगा। एंड ध्यान से देखो, कोई जीएसटी नहीं लगेगी, बिकॉज सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं है। सर ये लूप होल नहीं हो गया? लूप होल बोल सकते हो उसको एक तरह से, कि अगर अनरिलेटेड पर्सन से फ्री ऑफ कॉस्ट तुम कुछ लेते हो तो उस सिनेरियो पे जीएसटी नहीं लगता है। सिंस ये अनरिलेटेड हो गया ब्रदर, इसका रिलेशन नहीं है, बिजनेस है, सर्विसेज है, तो डीम सप्लाई फिर भी नहीं बनेगा और जीएसटी नहीं लगेगी। एम आई क्लियर दोस्तों? कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? एक बार देख लो इसको, वापस से देखोगे तो ये दो एग्जांपल को ध्यान से देखो। यहाँ पे एमटी कंसल्टेंसी सर्विस लिया, यानी एमटी का कोई बिजनेस होगा तभी कंसल्टेंसी सर्विस वो ले रहा है उस बिजनेस के लिए। ब्रदर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया तो यानी ब्रदर का बिजनेस होता है कंसल्टेंसी देना। ठीक है, अपने को पॉइंट ऑफ व्यू रखना है सप्लायर का। यहाँ सप्लायर कौन हुआ? ब्रदर। ये अब ब्रदर का तो बिजनेस है तो बिजनेस सेटिस्फाइड हो गया। सर्विस है, कंसल्टेंसी सर्विस, सर्विस है तो सर्विस सेटिस्फाइड हो गई। अब बात करें रिलेशन की। अब एमटी भी तो ब्रदर ही हुआ ना इसका। अब मान लो अगर ये मिस्टर ए है तो मिस्टर ए के लिए तो एमटी उसका ब्रदर ही है। ब्रदर रिलेटेड कब बनता है? जब डिपेंडेंट होता है। बट यहाँ पे मिस्टर एमटी इंडिपेंडेंट है, बिकॉज वो खुद का बिजनेस कर रहा है, खुद का धंधा कर रहा है, खुद कमा खा रहा है। तो मिस्टर ए के लिए मिस्टर एमटी रिलेटेड नहीं है। अगर रिलेशन नहीं है तो बस ब्रीच हो गया, एक भी कंडीशन ब्रीच हो गई तो टीम सप्लाई नहीं बनेगा, जीएसटी नहीं लगेगी। यानी तीनों कंडीशन जैसे इस वाले केस में देखो फुलफिल हुआ तो डीम्ड सप्लाई बना, एक भी कंडीशन ब्रीच हो गया तो डीम्ड सप्लाई नहीं बनेगा। गॉट इट? ओके, चलो अब इसका आंसर तुम लोग दोगे। कम दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, बताओ।
Mr. MT took interior designer service for his office from his father free of cost. बोलो बोलो बोलो। है नॉर्मल सप्लाई कंसिडरेशन कहाँ है? फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा तो शेड्यूल 1 ही खुलेगा। अब शेड्यूल 1 में या तो वो डीम्ड सप्लाई बनेगा या तो वो नॉट सप्लाई बनेगा, दोनों में से कुछ एक ही होने वाला है। नो सप्लाई, डीम्ड सप्लाई, नो सप्लाई। वेरी गुड। फादर के लिए उसका सन तो ऑलवेज रिलेटेड होगा। अब फादर सन को सर्विस दे रहा है तो फादर के लिए सन ऑलवेज रिलेटेड। अब फादर का तो धंधा ही है इंटीरियर डिजाइनर का, तो बिजनेस तो है ही, पॉइंट ऑफ व्यू फादर का रखना है। एंड सर्विस तो बोल ही दिया, तो ये भी फुलफिल, ये भी फुलफिल, ये भी फुलफिल, तो बन गया डीम्ड सप्लाई एंड जीएसटी अपने इस पे चार्ज कर देंगे। ठीक है, तो सोचने वाली बात यहाँ पे पूरा अगर मैं ध्यान से इसका क्रक्स निकालू तो एक ही निकलता है, वो है पॉइंट ऑफ व्यू। तुमको रिलेशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, क्योंकि जो तुम्हारा रिलेटेड होगा एज पर डेफिनेशन, जरूरी नहीं है कि तुम उसके लिए भी रिलेटेड बनो। ठीक है, सर आप ऐसा क्यों बोल दिए कि जरूरी नहीं है ऐसा, हमें तो पुरानी यादें आ गई। अरे पुरानी यादें नहीं, यहाँ फोकस करो। ठीक है, सब एक दूसरे के रिलेटेड नहीं है। डेफिनेशन के हिसाब से पर्टिकुलरली अगर वो तुम्हारा फैमिली मेंबर बनता है तो ही वो तुम्हारा रिलेटेड बोला जाएगा, और रिलेटेड बोला जाएगा तो ही अपने आगे प्रोसीड करेंगे। अब इस वाले पॉइंट में किसी को कोई डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है? नहीं है। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ, दैट इज सेक्शन नंबर 25। एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। एक स्टेट है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में मेरे दो यूनिट है, मेरी दो कंपनियां, कंपनी ए और कंपनी बी। अब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन अपने पढ़ेंगे, बट याद रखना जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पैन बेस्ड होता है, यानी तुमको पैन जमा देना पड़ेगा। स्क्रीन हैंग हो गई है, अभी भी हैंग हो गई है क्या? स्क्रीन चल रही है? ठीक है। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो पैन बेस्ड होता है। नहीं चल रहा है दीप्ति तुम्हारा? एक बार क्विट करके वापस से ज्वाइन करो। अब जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पैन बेस्ड होता है, यानी तुमको पैन देना पड़ेगा। अब पैन किसका होता है? पर्सन का होता है। अब मान लो कि अपने रजिस्ट्रेशन किए ए और बी, दो यूनिट का हमने रजिस्ट्रेशन किया। ये दो यूनिट का जो हमने रजिस्ट्रेशन किया वो हमने किया मिस्टर जेड के पैन से, यानी ए के लिए भी जेड का पैन यूज हुआ है, बी के लिए भी जेड का पैन यूज हुआ है। तो इस सिनेरियो में यूनिट ए और यूनिट बी एक दूसरे के डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब क्या होता है? रिलेटिव बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? रिलेटिव बन जाएंगे। यूनिट ए यूनिट बी क्यों बने? बिकॉज दोनों जगह पैन सेम यूज हुआ है। इसका रजिस्ट्रेशन सेपरेट है, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर सेपरेट है, बट रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड होता है। अब दोनों जगह अगर सेम पैन तुमने यूज कर लिया तो ए और बी एक दूसरे के डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। अब एक स्टेट वेस्ट बंगाल में दो यूनिट है, यूनिट ए यूनिट बी। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हम पैन बेस्ड लेते हैं, तो मिस्टर जेड का पैन यूज किया हमने यूनिट ए के लिए, एंड मिस्टर जेड का ही पैन हमने यूज किया यूनिट बी के लिए। तो इस सिनेरियो में ए और बी एक दूसरे के डिस्टिंक्ट पर्सन यानी रिलेटिव बन जाएंगे, बिकॉज दोनों में सेम पैन यूज हुआ है। अब ध्यान से सुनना, मेरे को बताना, ए जो है वो है मेरा, समझ लो, मेन ऑफिस, एंड बी जो है वो है मेरा शोरूम। ऑफिस से शोरूम हमने क्या किया? स्टॉक ट्रांसफर किया। स्टॉक ट्रांसफर किया, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांसफर किया। अब ध्यान से देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट किया यानी कि शेड्यूल 1 में आना पड़ेगा। शेड्यूल 1 में जैसे ही अपने आते तो अपने को पता चला कि सेकंड नंबर पॉइंट में अपने आएंगे, रिलेटिव बिजनेस प्लस गुड्स। तो स्टॉक तो गुड्स होता ही है, तो गुड्स वाला प्रोविजन सेटिस्फाइड हो गया। धंधे की बात हो रही है, बिजनेस है ही। क्या रिलेटिव हो गया क्या ए और बी? इस केस में देखो रिलेटिव है क्या एक दूसरे के, तो डिस्टिंक्ट पर्सन भी रिलेटिव हो गए, तो यहाँ पे रिलेटिव वाला भी सेटिस्फाइड हो गया। तो क्या ये डीम्ड सप्लाई बन जाएगा? द आंसर इज यस।
और इस स्टॉक ट्रांसफर पे जीएसटी लगेगा। बट सर ये स्टॉक ट्रांसफर पे जो जीएसटी लगेगा उसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, जीएसटी वगैरह, वो वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी सप्लाई चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सप्लाई चैप्टर में अपने को सिर्फ ये देखना है सप्लाई है कि सप्लाई नहीं है। तो ये डीम्ड सप्लाई बन जाएगा एंड इस पे जीएसटी चार्ज हो जाएगा। एम आई क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट, स्टेट ए में मेरा एक रजिस्टर्ड यूनिट है, स्टेट बी में मेरा एक अनरजिस्टर्ड यूनिट है। यानी स्टेट ए में मेरा मेन ऑफिस है, स्टेट बी में मेरा वेयर हाउस है जो कि अनरजिस्टर्ड है, बिकॉज जीएसटी में जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पैन बेस्ड और स्टेट स्पेसिफिक होता है। यानी प्रति स्टेट तुमको जाके रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तुम चाहो तो ले सकते हो, चाहो तो नहीं ले सकते हो, या तुम्हारा टर्नओवर के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है तुमको लेना है कि नहीं लेना है। अब मान लो यहाँ पे अपना टर्नओवर बहुत कम था तो अपने को यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं पड़ी। स्टेट ए में मेरा रजिस्टर्ड यूनिट था, स्टेट बी में मेरा अनरजिस्टर्ड यूनिट था। तो एज पर सेक्शन नंबर 25 ये लोग भी तुम्हारे डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। यानी अब अगर मैं स्टेट ए वाले यूनिट से स्टेट बी वाले यूनिट पे स्टॉक ट्रांसफर करता हूं तो ये भी डीम्ड सप्लाई बन जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके सर, ये तो क्लियर हो गया, सिंपल सी पॉइंट थी। तो establishment in one state or union territory and an establishment in another state or union territory डिस्टिंक्ट पर्सन बनते हैं। डिस्टिंक्ट पर्सन ही समझो, टीम डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं इसको, बट डिस्टिंक्ट पर्सन भी बोलोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन नंबर 25 डिस्टिंक्ट पर्सन बनेगी। तो एक स्टेट में मेरा है और एक दूसरे स्टेट में डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। एक स्टेट में रजिस्टर्ड है, दूसरे स्टेट में रजिस्टर्ड है, तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन। एक स्टेट में रजिस्टर्ड है, दूसरे स्टेट में अनरजिस्टर्ड है, तो भी डिस्टिंक्ट पर्सन। सेम स्टेट में अलग अलग रजिस्ट्रेशन है। क्या सेम स्टेट में हम दो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? बिल्कुल, सेम स्टेट में हम दो रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस सिनेरियो में वो दोनों यूनिट भी अपने क्या बन जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। अब इस डेफिनेशन को लर्न करने के लिए, इसको समझने के लिए मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ। सिंपल से एक काम करो, यहां लिखो वेस्ट बंगाल यूनिट ए यूनिट बी सेपरेट रजिस्ट्रेशन, और इसका भी सेपरेट रजिस्ट्रेशन है। ये दोनों एक दूसरे क्या बन जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। फर्स्ट केस। सेकंड केस, स्टेट वेस्ट बंगाल में, कोई भी स्टेट ले सकते हो वेस्ट बंगाल में, और एक स्टेट में है मेरा महाराष्ट्र में यूनिट भी, ये दोनों यूनिट है। अब ये दोनों, ये भी रजिस्टर्ड है मान लो और ये भी रजिस्टर्ड है, तो ये लोग क्या बन जाएंगे? डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ बाजू में लिख लो एक और, तीनों टोटल तीन होंगे। ए हो गया अपना रजिस्टर्ड, एंड बी जो अपनी यूनिट है महाराष्ट्र में और ये वेस्ट बंगाल में, ये है अपना अनरजिस्टर्ड, ये भी डिस्टिंक्ट पर्सन हो जाएंगे। तो तीन केस में डिस्टिंक्ट पर्सन बनते हैं टोटल। सबसे पहले सेम स्टेट में दो रजिस्ट्रेशन है तो वो दोनों यूनिट मेरे डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन पैन बेस्ड होता है, दोनों में सेम पैन यूज हुआ है। हाँ, पैन सेम होना जरूरी है, अदरवाइज नहीं बनेंगे, पैन सेम होगा। वेस्ट बंगाल में एक रजिस्टर्ड यूनिट है, महाराष्ट्र में दूसरा रजिस्टर्ड यूनिट है, दोनों का पैन सेम है तो दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। वेस्ट बंगाल में एक रजिस्टर्ड यूनिट है, महाराष्ट्र में अनरजिस्टर्ड यूनिट है, फिर भी ये दोनों एक दूसरे के डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। क्लियर? तीन सिनेरियो में डिस्टिंक्ट पर्सन बनते हैं, समझिए सर। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ, पेज नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 12 पेज नंबर 15 कंपाइलर का। स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा आएगा। रेडी? आगे सब? बुक नहीं मिली कोई बात नहीं, यहाँ स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन देखो, स्क्रीन देखो, स्क्रीन पे दिखेगा। ठीक है, बुक आ जाएगी, एक दो दिन में आ ही जाएगी, रास्ते में होगी। मोक्षभूमि इंडस्ट्री हैज इट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो मेरी एक यूनिट कहाँ पे? महाराष्ट्र में। इट
स्टोर्स फिनिश गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट्स डिपो एट अ डिपो लोकेटेड एट द स्टेट ऑफ गुजरात। यानी महाराष्ट्र में हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसको स्टोर कहाँ करते हैं, गुजरात में करते हैं। यानी स्टॉक ट्रांसफर है नॉर्मल, महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चर किया और गुजरात में जाके स्टोर कर दिया। अब गुजरात में हम जहां स्टोर करते हैं, पुण्य भूमि लिमिटेड नाम की कंपनी के तहत वो डिपो रजिस्टर्ड है। पुण्य भूमि लिमिटेड कौन है, एक रिलेटेड पर्सन है मोक्ष भूमि इंडस्ट्री का। यानी महाराष्ट्र में मेरी जो यूनिट है उसका ही रिलेटेड है गुजरात में, और वहीं हम स्टोर करते हैं। पुण्य भूमि लिमिटेड हैज नॉट चार्ज एनी कंसिडरेशन फ्रॉम मोक्ष भूमि इंडस्ट्री फॉर यूसेज ऑफ डिपो फॉर स्टोरेज पर्पस। यानी रोकड़ा है क्या, रोकड़ा नहीं है, यानी कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन ये तो शेड्यूल 1 ओपन करना पड़ेगा। ध्यान से सुनो, पहले देखेंगे सप्लाई नॉर्मल बनता है कि नहीं, तो नॉर्मल सप्लाई तो ये बन नहीं रहा है, तो अब शेड्यूल 1 ओपन करेंगे दिमाग में। शेड्यूल 1 में जैसे ओपन करेंगे तो अपने चले जाएंगे सेकंड केस में। सेकंड केस में हमने क्या देखा, क्या कंडीशन होनी चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए और गुड्स होना चाहिए। तो गुड्स है क्या, गुड्स तो है ही, धंधे की बात हो रही है, धंधे की बात हो रही है। अब बस अपने को ये प्रूफ करना है क्या रिलेटेड है कि नहीं। प्रूफ क्या करना है सर, साफ साफ लिखा हुआ है रिलेटेड है, खुद ही बोल दिया है, पुण्य भूमि लिमिटेड इज रिलेटेड टू मोक्ष भूमि इंडस्ट्री। तो सर ये तो रिलेटेड ऑलरेडी बोल ही दिया गया है। तो अगर रिलेटेड बोल दिया गया है तो क्या ये जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ है ये डीम्ड सप्लाई बनेगा? द आंसर इज यस, ये डीम्ड सप्लाई बन जाएगा और ये सप्लाई, इस पे जीएसटी चार्ज हो जाएगा। आंसर देखो, आंसर देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन द रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस क्वालिफाई एज सप्लाई। क्या यही सोचा था हमने? हमने भी यही एकदम सेम चीज सोची थी, रिलेटेड बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन एंड गुड्स, तो सप्लाई हो गया। नेक्स्ट चीज हमने क्या प्रूफ किया था, पुण्य भूमि और मोक्ष भूमि क्या है, ये लोग रिलेटेड है। तो देखो इन्होंने भी ये सेम चीज प्रूफ की कि ये लोग रिलेटेड है। पुण्य भूमि एंड मोक्ष भूमि course of other will qualify service under GST even though no consideration is charged for the same। related word use नहीं किया बट अपने करेंगे कि both are related, that's why it is deemed supply and chargeable to GST। clear, easy। देखा कितना easy क्वेश्चन आता है, एकदम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके पेपर में भी आएंगे। चलो नेक्स्ट आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 13। सब ध्यान से देखो सबको इसमें। मिस्टर राजेश सुराना हैज अ प्रोप्राइटरशिप फर्म इन द नेम ऑफ सुराना एंड सन इन जयपुर। तो जयपुर में अपना एक प्रोप्राइटर फर्म है। द फर्म रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, मैन्युफैक्चर्ड टैक्सेबल प्रोडक्ट। द फर्म ऑल्सो प्रोवाइड टैक्सेबल कंसल्टेंसी सर्विस। तो हम दो काम करते हैं, हम गुड्स भी सप्लाई करते हैं, हम कंसल्टेंसी सर्विस भी देते हैं। और हम कहां पर रजिस्टर्ड है? जयपुर में रजिस्टर्ड है। Mr. Rajesh Surana has provided consultancy service to his brother Mr. Akhilesh located in USA। तो यूएसए में लोकेटेड है मेरा ब्रदर, विदाउट एनी कंसिडरेशन, यानी रोकड़ा इन्वॉल्व नहीं है। The product manufactured by Mr. Akhil shares similar to the one manufactured by Mr. Rajesh Surana। Mr. Rajesh Surana charges 3 lakh for providing similar consultancy service to other independent कस्टमर लोकेटेड इन यूएसए। जीएसटी रेट अपने को दे रखा है। अब ध्यान से देखो, ऑलवेज जीएसटी तभी लगेगा जब सप्लाई बनेगी। अगर सप्लाई नहीं बना तो जीएसटी वगैरह कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने क्लास 1 में ये चीज पढ़ी थी कि सबसे पहले प्रूफ करना होगा सप्लाई है। तो लेट्स सी अपने प्रूफ कर पाते हैं कि नहीं। सप्लाई होने के लिए कंडीशन क्या थी? बिजनेस होना चाहिए, गुड्स होना चाहिए या सर्विस होनी चाहिए और कंसिडरेशन होना चाहिए। क्या है? द आंसर इज नो, विदाउट कंसिडरेशन है। अब जाएंगे शेड्यूल 1 के पास। हम पहुंच गए शेड्यूल 1 के पास। शेड्यूल 1 में सेकंड पॉइंट यहाँ पे हिट करेगा। सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए, सर्विस होनी चाहिए। तो कंसल्टेंसी सर्विस राजेश प्रोवाइड कर रहा है, हाँ प्रोवाइड कर रहा, धंधा है, कंसल्टेंसी सर्विस देना प्रोप्राइटरशिप कंसर्न धंधा है, बिजनेस है। रिलेटेड है क्या? ध्यान से देखो, क्या राजेश अपने ब्रदर का रिलेटेड है, अखिल का रिलेटेड है क्या? तो राजेश के पर्सपेक्टिव से अखिल उसका ब्रदर है। ब्रदर रिलेटेड तभी बनता है जब डिपेंडेंट होता है,
बट ये तो खुद ही धंधा कर रहा है, अखिलेश का तो खुद ही एक धंधा है, यानी अखिलेश डिपेंडेंट नहीं है, और डिपेंडेंट नहीं है तो रिलेटेड ही नहीं है, और रिलेटेड ही नहीं है तो डीम्ड सप्लाई ही नहीं है, और डीम्ड सप्लाई नहीं है तो जीएसटी ही चार्ज नहीं होगा। तो ध्यान से मेरी बात सुनो, कभी भी कोई भी पेपर जब भी तुम सॉल्व करोगे या पेपर में जब भी क्वेश्चन आएगा, तो जरूरी नहीं है तुमको जो लगे वो क्वेश्चन उसके बारे में, जैसे नॉर्मली पढ़ोगे तो तुमको लगेगा जीएसटी निकालने बोल रहा है, जीएसटी तो तुम तब निकालोगे जब सप्लाई होगी, जब वो सप्लाई ही नहीं है तो जीएसटी ही नहीं होगा। तो एकदम अच्छे से कॉन्सेप्चुअली डे वन से अपने माइंड को क्लैरिटी में रखना कि सबसे पहले सप्लाई प्रूफ करना है, उसके बाद ही आगे प्रोसीड करना है, अदरवाइज आगे प्रोसीड नहीं करना है। अब देख लेते हैं जो हमने सोचा था, हमने सबसे पहले सप्लाई प्रूफ किया कि सप्लाई नहीं होगा, कंसिडरेशन नहीं है, फिर हमने शेड्यूल 1 प्रूफ किया था रिलेटेड वगैरह बिजनेस ये सब, और उसके बाद फिर हमने डिसाइड किया डीम्ड सप्लाई नहीं है। करेक्ट, 3 पॉइंट में हमने आंसर दिया था, लेट्स सी क्या है 3 पॉइंट में ही आंसर है। सबसे पहले consultancy to Achilles has been provided without any consideration. Activity without consideration is not supply as per section number 7. सब क्लॉज वगैरह लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, सब सेक्शन वगैरह लर्न करने की कोई जरूरत नहीं, सेक्शन 7 इज सफिशिएंट। ओ माय गॉड, जो सोचा वही है। सबसे पहले क्या, कंसिडरेशन नहीं है तो सप्लाई नहीं है, बात खत्म हो गई। दूसरी चीज हमने शेड्यूल 1 देखा था, शेड्यूल 1 अपने को बताता है, इनलिस्ट करता है एक्टिविटी ट्रीटेड एट सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन। ओ माय गॉड, हमने दिमाग में यही तो खोला था, लिस्ट खोली थी शेड्यूल 1 की, उसमें हमको सेकंड नंबर पे ये मिला था। सेकंड नंबर मतलब पैरा 2, तो पैरा 2 में अपने को ये प्रोवाइड किया, शेड्यूल 1 में मिला था। वहां हमने क्या देखा था, रिलेटेड होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए, विदाउट कंसिडरेशन होना चाहिए, और सर्विसेज होनी चाहिए। Brother who is not dependent on person supplying the service does not come within the purview of family. Hence, he is not related. Same. जैसा सोचा एकदम exactly वही चीज लिखी हुई है। Provision of service to an independent brother without consideration will not fall under para 2 of schedule 1. Hence, the activity is not supply and thus not liable to tax. मैंने तुमको पहले ही बोला, जीएसटी में डे 1 से याद रखना, जो सोचोगे वही लिखना है, तो सही चीज सोचना है, और ऑलवेज पार्ट्स में सोचना है, ऐसे नहीं डायरेक्टली आंसर पे नहीं जंप करना है, स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज अभी से अगर सोचने का आदत डालेंगे तो लिखने का आदत अपने को अपने आप पड़ जाएगा, तो अपने को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं देना पड़ेगा लिखने के लिए। क्लियर एवरीबॉडी, डन, समझा, आगे बढ़े। अब आते हैं सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। आज एजेंट प्रिंसिपल मतलब समझ, तो एजेंट प्रिंसिपल मतलब होता है प्रिंसिपल सेल के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, प्रिंसिपल अपना माल एजेंट के पास भिजवाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑब्वियसली फ्री में भिजवाता है, और एजेंट उसको सामने जाके दूसरे पार्टी को सेल कर देता है, एंड बीच का अपना जो भी कमीशन होता है वो रख लेता है, एंड रिमेनिंग पैसा ट्रांसफर कर देता है प्रिंसिपल के पास। एक नॉर्मल एजेंट प्रिंसिपल का यही ट्रांजेक्शन होता है। प्रिंसिपल ने एजेंट के पास गुड को सेंड किया, भिजवाया, ठीक है, प्रिंसिपल ने एजेंट के पास गुड्स को भिजवाया। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर कंसिडरेशन है तो ये क्या हो जाएगा, तो गुड्स है, बिजनेस की बातें हो रही हैं, कंसिडरेशन है, तो ये नॉर्मल सप्लाई हो जाएगी, तो ये नॉर्मल सप्लाई है, नॉर्मल जीएसटी चार्ज कर देगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सप्लायर बन जाएगा, एजेंट रेसिपिएंट बन जाएगा, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत कब आएगी, जब कंसिडरेशन नहीं होगा, और मैक्सिमम 99.99% केस में कंसिडरेशन नहीं होता है। प्रिंसिपल जब भी कोई माल भिजवाता है एजेंट को तो पैसा नहीं लेता है उससे वो कभी भी। तो प्रिंसिपल ने एजेंट के पास माल भिजवाया विदाउट कंसिडरेशन, गुड्स सेंड किया है तो गुड्स है मेरे पास, बिजनेस की बातें हो रही हैं, बिजनेस की बातें हो रही हैं, कंसिडरेशन है क्या, सो द आंसर इज कंसिडरेशन नहीं है। कंसिडरेशन नहीं है तो नॉर्मल सप्लाई है क्या, नॉर्मल सप्लाई नहीं है। नॉर्मल सप्लाई नहीं है तो शेड्यूल 1 में जाएंगे क्या, शेड्यूल 1 में जाएंगे। शेड्यूल 1 का जैसे ही थर्ड पॉइंट में आएंगे वहां पे एजेंट एंड प्रिंसिपल के बारे में अब अपने चर्चा करेंगे। तो पहली चीज तो याद रखना, इमीडिएटली शेड्यूल 1 में नहीं आना है, पहले देख लेना कंसिडरेशन है कि नहीं। अगर कंसिडरेशन नहीं है तो शेड्यूल 1 की तरफ आएंगे, अब कंसिडरेशन नहीं है तो शेड्यूल 1 की तरफ आएंगे। अब शेड्यूल 1 में एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप किस तरह स्टैब्लिश होती है, ध्यान से देखो। प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड सेंड किया फ्री ऑफ कॉस्ट, एजेंट ने इसको फर्दर सेल कर दिया कस्टमर,
तो 1 लाख का माल भिजवाया था, 1 लाख में कस्टमर को इसने सेल कर दिया। अब कस्टमर जो है वो एजेंट को रुपया देगा, एजेंट ने सेल किया तो रुपया एजेंट के अकाउंट में डाल दिया, नॉर्मल ट्रांजैक्शन। पहली बात तो बात कर लेते हैं एजेंट और कस्टमर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है। एजेंट और कस्टमर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें गुड्स है, हाँ जी, धंधा है, धंधे की बात हो रही है, बिजनेस तो है ही। क्या कंसिडरेशन है क्या? हाँ, 1 लाख रुपए का कंसिडरेशन है जो कस्टमर ने दिया। ये हो गया दोस्तों नॉर्मल सप्लाई। क्या हो गया? नॉर्मल सप्लाई। तो अभी तक हमने अप्लाई नहीं किया है शेड्यूल 1 को, बिकॉज शेड्यूल 1 को अभी अपने को अप्लाई करने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज कंसिडरेशन है एंड ये नॉर्मल सप्लाई है। तो सप्लाई बिटवीन एजेंट एंड कस्टमर इज ट्रीटेड एज नॉर्मल सप्लाई बिकॉज देयर कंसिडरेशन एग्जिस्ट। एक्चुअली शेड्यूल 1 में हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? इस वाले पॉइंट में। तो इस वाले पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ने जब एजेंट को माल भिजवाया इसका क्या करना है, क्या ये डीम्ड सप्लाई बनेगा कि नहीं, बिकॉज यहां पे कंसिडरेशन नहीं है। तो इसके लिए ध्यान से सुनो, एजेंट ने जो इनवॉइस इशू किया है कस्टमर को उसको चेक करना पड़ेगा जाके। एजेंट ने जो इनवॉइस इशू किया कस्टमर को उसको जाके चेक करेंगे। अगर एजेंट ने जो इनवॉइस इशू किया है कस्टमर को वो उसने अपने नाम पे किया है, एजेंट के नाम पे इशू किया, ठीक है, यानी जो ए से कस्टमर के पास जो इनवॉइस गया उस इनवॉइस पे ए का नाम है, यानी ए ने अपने नाम से इनवॉइस को इशू किया। तो जैसे ही ये चीज होगा तो ये जो सप्लाई है बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट ये बन जाएगी डीम्ड सप्लाई एंड एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। तो हमने क्या देखा? प्रिंसिपल ने एजेंट को माल भेजवाया, कुछ भी अभी नहीं करना है। एजेंट जब सेल करेगा कस्टमर को तब अपने को देखना है कि एजेंट ने इनवॉइस किसके नाम पे इशू कर दिया। अगर एजेंट ने इनवॉइस अपने नाम पे इशू किया, यानी एजेंट के नाम पे इनवॉइस है, तब डीम्ड सप्लाई बनेगा। क्या डीम्ड सप्लाई बनेगा? ये वाला, ये तो नॉर्मल सप्लाई है, ये वाला डीम्ड सप्लाई बनेगा एंड इस पे जीएसटी चार्ज होगा और एजेंट प्रिंसिपल का रिलेशनशिप एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। बट अगर ये फर्दर इनवॉइस हम प्रिंसिपल के नाम पे इशू करते हैं या प्रिंसिपल डायरेक्टली इनवॉइस इशू करता है, उस सिनेरियो में ये जो ट्रांजैक्शन है ये ट्रांजैक्शन डीम्ड सप्लाई नहीं बनेगा और एजेंट और प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगी और कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। ध्यान से देखो, सब कुछ डिपेंड करता है फर्दर इनवॉइस पे, जो आगे जाके इनवॉइस जा रहा है वो किसके नाम पे जा रहा है। अगर वो एजेंट के नाम पे जा रहा है तो ये ट्रांजैक्शन डीम्ड सप्लाई बन जाएगा और अगर वो प्रिंसिपल के नाम पे जा रहा है तो ये ट्रांजैक्शन डीम्ड सप्लाई नहीं बनेगा। चेक ये वाला इनवॉइस करना है लेकिन डिसाइड ये वाला ट्रांजैक्शन करना है। क्लियरिटी रखना माइंड में, ठीक है। ये वाला ट्रांजैक्शन तो ऑलवेज नॉर्मल सप्लाई होगा बिकॉज कंसिडरेशन रहने वाला है। अपने को चेक करना है ये वाला के लिए और इसके लिए ये वाला इनवॉइस चेक करना है जो एजेंट ने कस्टमर को दिया, वो किसके नाम का इनवॉइस है। अगर प्रिंसिपल के नाम का इनवॉइस है तो ये डीम सप्लाई नहीं बनेगा और अगर एजेंट के नाम का इनवॉइस है तो ये डीम सप्लाई बन जाएगा। एकदम सिंपल एंड इजी। am I क्लियर दोस्तों? किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताओ। क्लियर? देखो बुक में भी ये सेम चीज लिखी हुई है। इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाइड इशूड बाय एजेंट इन हिज ओन नेम, अगर खुद के नाम पे इशू करता है तो डीम्ड सप्लाई और अगर प्रिंसिपल के नाम पे इशू करता है तो नॉट डीम्ड सप्लाई। एकदम इजी। अब तुम चाहो तो ये वाला डायग्राम यहाँ पे बाद में जब तुम्हारे पास एलएमएस आएगा ये वाला डायग्राम यहाँ पे बना लेना तो और थोड़ा रिवीजन के टाइम में क्लैरिटी मिलेगा तुमको। समझ गया सर? ये तो बहुत ही ज्यादा इजी था, इसमें तो कुछ भी दिक्कत नहीं थी। और एग्जांपल नंबर 1 की तरफ आते हैं। अनमोल अपॉइंट करता है भोलू को टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। Bholu identifies various supplier who provides the goods as desired by Anmol and asks the supplier to send the goods and issue invoice directly to Anmol. अनमोल क्या करता है? अनमोल भोलू के पास जाता है और उसको बोलता है कि तू सामने से मेरे लिए परचेज ऑर्डर लेके आ, ठीक है। परचेज ऑर्डर नहीं, हमको कुछ खरीदना है, हमको प्रोक्योर करना है सर्टेन गुड्स, तू मेरे लिए सामने से कस्टमर ढूंढ के लेके आ,
ठीक है। अब वो कस्टमर ढूंढ के लेके आता है, मान लो मिस्टर सी, मिस्टर सी को ढूंढ के लेके आता है, और मिस्टर सी को वो क्या बोलता है कि तुम डायरेक्टली अपना गुड्स ए को सेंड भेज दो और इनवॉइस भी ए के नाम पे ही इशू कर दो। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या ए और बी एजेंट है, एजेंट प्रिंसिपल है कि नहीं? एजेंट बनेंगे कि नहीं बनेंगे? सो द आंसर इज नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? बिकॉज जो फर्दर सप्लाई का इनवॉइस है वो डायरेक्टली प्रिंसिपल के नाम पे आ रहा है। तो कभी भी सेल के पर्सपेक्टिव से मत सोचना, परचेज के पर्सपेक्टिव से भी तुम सोच सकते हो। परचेज के पर्सपेक्टिव में जो बिल आ रही है वो किसके नाम पे है, अल्टीमेटली जो इनवॉइस है लास्ट वाला वो किसके नाम पे इशू हो रहा है, सब कुछ उस पर डिपेंड करेगा। अगर वो प्रिंसिपल के नाम पे इशू हो रहा है तो डीम्ड सप्लाई नहीं बनेगा, और अगर वो एजेंट के नाम पे इशू हो रहा है तो डीम्ड सप्लाई बनेगा। और अगर डीम्ड सप्लाई बनेगा तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा। गॉट इट? अब बात करते डेल क्रेडर एजेंट। डेल क्रेडर एजेंट समझते हो, पढ़ा होगा, फाउंडेशन में तो पढ़ाई होगा, सीपीटी में था ही नहीं सर, हमको कुछ भी याद नहीं है, बताते हैं। प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स सेंड किया 1 लाख रुपए का, एजेंट जाता है, देखो एजेंट का कमीशन भाई साफ बंधा हुआ है, जितना माल बेचेगा उतना उसको कमीशन मिलेगा, माल नहीं बिका तो कमीशन नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। ए को माल बेचना है कैसे भी करके, ए जाता है कस्टमर एन के पास, उसको बोलता है भाई तू खरीद ले। एन बोलता है मेरे पास रोकड़ा ही नहीं है अभी, बोलता है भाई प्लीज खरीद ले, बोलता है मेरे पास पैसे ही नहीं है, कहां से खरीदूं? तो एक काम करते हैं, ए बोलता है एन 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 सुनो ना, एक काम करो, तुम ये गुड्स अभी लेके जाओ, 1 लाख रुपए का हम सेल बुक कर लेते हैं, ये गुड्स तुम लेके जाओ, फ्यूचर में यानी 1 महीने का मैं तुमको टाइम देता हूं, 1 महीने बाद जब तुम्हारे पास रुपए आए तब तुम मेरे को पे कर देना। तो एन बोलता है वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मेरे लिए बहुत सही है, तुम मेरे को 1 मंथ का क्रेडिट दे रहे हो। तो ए बोलता है ध्यान से सुनो, तुम 1 लाख रुपए का माल लेके जाओ, 1 महीने बाद मेरे को 1,02,000 पे कर देना, ठीक? ये 2,000 रुपए मेरा कमीशन हो जाएगा, मैंने तुमको माल दिया है क्रेडिट पे, तो ये 2,000 मेरा इंटरेस्ट कमीशन वगैरह हो जाएगा, जिसको हम अपने पास रखेंगे। अब ए क्या करेगा, ए प्रिंसिपल के पास जाएगा और उसको बोलेगा प्रिंसिपल प्रिंसिपल सुनो ना, हम कस्टमर एन को 1 लाख का माल उधार में दिए हैं, हमने उसके साथ डील किया है कि 1 महीने बाद वो मेरे को 1,02,000 रुपया देगा। प्रिंसिपल भी खुश है, बोलता है हमको क्या लेना देना, एजेंट का ये रिस्क है, अगर नहीं पैसा दिया तो एजेंट का पैसा डूबेगा, मेरे को मेरा 1 लाख रुपया मिल गया। प्रिंसिपल को 1 लाख रुपया चाहिए था, एजेंट ने 1 लाख रुपया दे दिया, प्रिंसिपल को कोई टेंशन नहीं, एजेंट डायरेक्टली 2,000 रुपया अपना कमा लेगा। अब इस सिनेरियो में कैसे डिसाइड करेंगे कि एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और ये जो एक्स्ट्रा 2,000 रुपए वो किसके अकाउंट में जुड़ेगा, यानी इस पे जीएसटी कौन पे करेगा इस 2,000 रुपए पे? तो ध्यान से देखो, वही सेम फंडा, फर्दर सप्लाई का इनवॉइस देखना है, यानी जब ए ने एन को इनवॉइस इशू किया है तो ये जो इनवॉइस है वो किसके नाम पे इशू किया है। फर्स्ट सिनेरियो, अगर ए ने एन को इनवॉइस इशू किया है प्रिंसिपल के नाम पे, तो क्या एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा क्या? द आंसर इज नो, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्या डीम्ड सप्लाई बनेगी क्या, ये वाली ट्रांजैक्शन? तो ये वाली ट्रांजैक्शन डीम्ड सप्लाई नहीं बनेगी, और एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब रिश्ता ही नहीं है तो तुम्हारा तुम्हारा मेरा मेरा, हम दोनों का एक दूसरे से कोई कनेक्शन ही नहीं है, जब रिश्ता ही नहीं स्टैब्लिश हुआ। तो जब एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप का रिश्ता ही नहीं स्टैब्लिश हुआ है तो ये 2,000 रुपए एजेंट समझे, एजेंट इस पे जीएसटी देगा, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरा जब उसके साथ कोई रिश्ता ही नहीं है तो मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं, वो 2,000 ले, 5,000 ले, 20,000 ले, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता एज अ प्रिंसिपल, तो मेरे लिए कोई भी मैटर नहीं करता है। तो ये 2,000 रुपए स्ट्रेट अवे एजेंट की वैल्यू में जुड़ेगा और एजेंट को इस पे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। अब अगर फर्दर सप्लाई का इनवॉइस इशू किया गया है एजेंट के नाम पे, अब अगर एजेंट के नाम पे फर्दर सप्लाई का इनवॉइस इशू किया गया, इसका मतलब होता है डीम्ड सप्लाई बन जाएगा। कौन सा ट्रांजैक्शन? ये वाला ट्रांजैक्शन डीम्ड सप्लाई बन जाएगा। और अगर ये डीम्ड सप्लाई बन गया तो एजेंट प्रिंसिपल का रिश्ता भी बन गया। तो अगर एजेंट और प्रिंसिपल का रिश्ता बन गया तो तेरा दुख मेरा दुख, तेरा सुख मेरा सुख,
यानी कि अब ये 2,000 रुपए प्रिंसिपल की वैल्यू में जुड़ जाएंगे, और प्रिंसिपल की वैल्यू में जुड़ेंगे जिसको वीयूएस बोलेंगे प्यार से हम लोग। तो इस पे जीएसटी कौन देगा? प्रिंसिपल देगा। इसको बोलते हैं डेल क्रेडर एजेंट। तो डेल क्रेडर एजेंट क्या करता है? शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है कस्टमर को। 1 लाख रुपए का माल दे दिया, बोला 2,000 रुपए तू मेरे को एक्स्ट्रा पे कर देना 1 महीना बाद, तू अभी माल लेके जा, मेरे को सेल बुक करना है। तो माल लेके चला गया। फर्दर सप्लाई का इनवॉइस चेकआउट करना है। फर्दर सप्लाई का इनवॉइस हमने देखा कि जो एजेंट ने अगर प्रिंसिपल के नाम पे इशू कर दिया तो रिश्ता ही नहीं है, और जब रिश्ता ही नहीं है तो डीम्ड सप्लाई नहीं है, डीम्ड सप्लाई नहीं है तो ये 2,000 रुपए तेरे, तू इस पे जीएसटी दे, मेरे को कोई लेना देना नहीं, एज अ प्रिंसिपल मेरे को कोई लेना देना नहीं। बट अगर फर्दर सप्लाई तूने अपने नाम पे इशू किया तो पहली बात तो ये बन जाएगा डीम्ड सप्लाई। जैसे ये डीम्ड सप्लाई बन जाएगा, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट हो जाएगा। अब भैया जब रिश्ता जुड़ गया तो तेरा दुख मेरा दुख, मेरा सुख तेरा सुख। तो जो ये 2,000 रुपए, इस पे जीएसटी अब प्रिंसिपल पेमेंट करेगा और इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में अपने ऐड करेगा। अब लॉजिकली समझो ऐसा क्यों किया गया। अगर एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो क्या एजेंट बिना प्रिंसिपल के परमिशन के दे सकता है? क्या नहीं दे सकता है। प्रिंसिपल का पूरा हाथ है उसमें, प्रिंसिपल ही उसको बोल रहा है कि दो, तभी तुम आगे जाके सेल करोगे। इसीलिए यहाँ पे ये 2,000 रुपए प्रिंसिपल के उसमें जुड़ते हैं। बट जब रिश्ता ही नहीं होता है तो फिर बात ही खत्म होगी, फिर एजेंट किसको कैसे भी दे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं, पैसे 2,000 रुपए एजेंट के पास ही जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। उस 2,000 में जीएसटी कौन देगा? गवर्नमेंट को इससे लेना देना है। 2,000 रुपए चाहे एजेंट रखे चाहे प्रिंसिपल रख ले, जीएसटी डिपार्टमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जीएसटी डिपार्टमेंट को सिर्फ ये फिक्स करना है कि उस पर जीएसटी कौन देगा। जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा दोनों ही सिनेरियो में। फर्स्ट सिनेरियो में अगर प्रिंसिपल के नाम पे इशू करता तो एजेंट जीएसटी देता, अगर एजेंट के नाम पे फर्दर इनवॉइस हो रहा है तो प्रिंसिपल जीएसटी देगा। जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, बट देगा कौन ये डिसाइड करता है ये सर्कुलर। ठीक है, ये सर्कुलर क्या बोलता है? Does DCA fall under the ambit of agent under para 3 of schedule 1? तो para 3 of schedule 1 में कब फॉल करेगा? जब फर्दर सप्लाई का इनवॉइस एजेंट अपने नाम पे इशू करेगा। तो अगर फर्दर सप्लाई एजेंट अपने नाम पे इशू करता है तो यस, और अगर नहीं करता है यानी प्रिंसिपल के नाम पे करता है तो नो। देखा हाईलाइट पॉइंट का मजा? is temporary short-term loan by DCA, where DCA is not an agent included in the value of goods supplied by the principal। तो जो टेम्पोररी शॉर्ट टर्म लोन दिया आपने, जो 2,000 रुपए एक्स्ट्रा आया है, वो किसकी वैल्यू पे जुड़ेगा? यहाँ पे देखो, अगर एजेंट नहीं है, एजेंट कब नहीं होता है? जब प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस इशू करता है। तो अगर प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस इशू किया तो एजेंट नहीं है। एजेंट नहीं है तो जो 2,000 रुपए डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय सप्लायर, यानी प्रिंसिपल पे के उसमें नहीं फॉल करेगा। यानी किसमें फॉल करेगा? एजेंट पे। यानी इस पे जीएसटी कौन देगा? एजेंट देगा। ओके। और अगर ये टेम्पोररी जो एडवांस हमने दिया है, शॉर्ट टर्म लोन हमने दिया है, वो वेयर डीसीए एजेंट, अगर डीसीए एजेंट है, डीसीए एजेंट कब होगा? जब अपने नाम पे इनवॉइस इशू करेगा तब वो बनेगा। तो अगर अपने नाम पे इनवॉइस इशू किया, वो एजेंट है, तो ये शॉर्ट टर्म किस में जुड़ेगा? ये जुड़ जाएगा प्रिंसिपल की वैल्यू ऑफ सप्लाई में, यानी प्रिंसिपल की वैल्यू पे जुड़ेगा। यानी इसमें जीएसटी कौन देगा? प्रिंसिपल देगा। बिकॉज क्यों? बिकॉज इंडिपेंडेंट अब है नहीं, अब दोनों रिश्ता है, तो बिना प्रिंसिपल के परमिशन के तो एजेंट ने शॉर्ट टर्म लोन दिया ही नहीं होगा। अगर ये शॉर्ट टर्म एडवांस 2,000 का अगर उसने प्रोवाइड किया है तो इसने क्यों प्रोवाइड किया? बिकॉज प्रिंसिपल ने इसको बोला होगा, इसीलिए अब इस पे जीएसटी प्रिंसिपल को देना। सिंपल, क्लियर? चलो एक बार इसको रीड कर लो, डेल क्रेडिट एजेंट को। सर्कुलर नंबर 73/47/2018 लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। चलो देखो इसको, अपने मदर टंग में आजू बाजू सब लिख लेना, ठीक है? रिवीजन में हेल्प मिलेगा। कैमरा ऑन कर लो दोस्तों, देख लो पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। हम लोग पढ़ रहे सर, विश्वास करिए।
डन, क्लियर, गॉट इट? वही चीज लिखी है, हाँ वही चीज लिखी है सर। अनमोल वाले एग्जांपल में सप्लायर तो गोलू है ना, गोलू गोलू के एजेंट के टेस्ट करेंगे सर। नहीं नहीं, वैसे सप्लायर नहीं देखना है। सप्लायर मतलब सिर्फ वो नहीं होता है। सप्लायर मतलब हो गया, जैसे यहाँ पे अपने को अनमोल और गोलू के बीच में देखना है रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो सप्लायर जैसे यहाँ पे मतलब जो माल बेच रहा है वो सप्लायर नहीं है, वैसे नहीं सोचना है अपने को। यहाँ पे अपने को देखना है कि हमने सामने वाले पार्टी को बोला मेरे लिए माल खरीद के ला, तो जो सामने वाला पार्टी है जैसे बी है जो, वो मेरा एजेंट है कि नहीं, अपने को ये चेक करना है। और ये चेक करने के लिए अपने को देखना है जो सप्लायर है उसने इनवॉइस किसके नाम पे इशू किया। अगर उसने मेरे नाम पे इनवॉइस इशू किया है, यानी प्रिंसिपल के नाम पे अगर इनवॉइस इशू किया है, तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर एजेंट के यानी जो मीडिएटर है उसके नाम पे अगर इनवॉइस इशू हो रहा है, तो वो मीडिएटर मेरा एजेंट बन जाएगा। इस तरह इसको सोचना है, इस परस्पेक्टिव में। ठीक है, और थोड़ा सा और क्लैरिटी लेते हैं इस पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। देखो इस पे और अच्छे से क्लैरिटी मिलेगी अपने को, और इसका आंसर तुम ही लोग को देना है, मेरे को नहीं देना। ठीक है, एकदम लॉजिकली जैसे जैसे पढ़ा था वैसे वैसे आगे पढ़ेंगे। Chandragupta Maurya is an artist who make a contemporary painting. He is registered in the state of Kolkata. Chandragupta Maurya appoints Dhruv Kumar to auction his painting in Maharashtra. ठीक है, तो मौर्य साहब पेंटिंग बनाते हैं एंड ध्रुव जो है वो ऑक्शन करता है उनके पेंटिंग को। ध्रुव अरेंजेस फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल बिडर। बिडर भी ढूंढ के लेके आता है ये। हाईएस्ट बिड जिसका होता है एज यूजुअल उसको पेंटिंग सेल कर दी जाती है। अब सेल किया पेंटिंग, किसने सेल किया? मौर्य साहब ने सेल किया पेंटिंग। किसके थ्रू सेल किया? ध्रुव के थ्रू सेल किया। अब ध्रुव के थ्रू सेल किया है, बट इनवॉइस देखना है कि मौर्य ने इनवॉइस किसके नाम पे इशू किया। तो इनवॉइस फॉर द सप्लाई ऑफ द पेंटिंग इज इशूड बाय ध्रुव। अच्छा, इनवॉइस ध्रुव इशू कर रहा है। अब ध्रुव जो इनवॉइस इशू कर रहा है वो किसके नाम पे इशू कर रहा है? तो इशूड बाय ध्रुव ऑन बिहाफ ऑफ मौर्य बट इन हिज ओन नेम। इन हिज ओन नेम। Painting is delivered to successful bidder. Examine whether Dhruv Kumar can be considered as agent or not. ध्यान से देखते हैं, इजी है बहुत। मौर्य पेंटिंग बनाता है, पेंटिंग बना के ध्रुव को सेंड करता है, ध्रुव फर्दर इसको सेल कर देता है। अब जब सेल करता है तो इनवॉइस ये वाला किसके नाम पे इशू करता है? तो ये वाला इनवॉइस ये अपने नाम पे इशू करता है। क्लियर, डायग्राम बन गया। अब आंसर कर पाओगे? जल्दी बताओ। वेरी गुड। So since invoice is been issued in the name of agent, so relationship exists, therefore it will be deemed supply. क्या कोट करेंगे? थर्ड नंबर पॉइंट में पढ़ा था अगर याद होगा तो पैरा 3 शेड्यूल 1। पैरा 3 शेड्यूल 1। क्लियर, पैरा 3 शेड्यूल 1 के तहत डीम्ड सप्लाई बन जाएगा। लेट्स सी क्या ऐसे ही आंसर लिखा हुआ। एक्टिविटी क्वालिफाइज सप्लाई अंडर जीएसटी ओनली इफ इट इज अंडरटेकन फॉर कंसिडरेशन। सबसे पहले तो कंसिडरेशन वाला पॉइंट अपने यहाँ पे चेकआउट किए। तो अपने को पता चला जब मौर्य ने ध्रुव को सेंड किया था तो फ्री में भिजवाया था, कुछ माल नहीं दिया था, कुछ रुपया नहीं लिया था। रुपया कब आया? जब सेल हुआ तब रुपया आया, उसके पहले रुपया नहीं आया था। Supply of goods by principal to his agent, where agent undertake the supply of such good on behalf of the principal, is considered as supply even if made without consideration, provided invoice for further supply is issued by agent in his own name. Para 3 schedule 1. Where the invoice for further supply of goods is been issued by agent in his own name, then any provision of goods from principal to agent will fall within the fold of para 3. सिंस इनवॉइस इशू किया एजेंट के नाम पे, तो अब जो भी गुड्स सेंड किया है प्रिंसिपल एजेंट को वो शेड्यूल 1 में कवर हो जाएगा। फिर गिवन केस वगैरह जो भी हुआ, ध्रुव कुमार कैन बी कंसिडर्ड एज एजेंट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य अंडर पैरा 3 ऑफ शेड्यूल 1। क्लियर, इजी, नॉट दैट टफ। सीक्वेंशियली पढ़ना है, सीक्वेंशियली चीजों को समझना है। 1 2 3 4 आंसर। ठीक है, कभी भी डायरेक्टली आंसर की तरफ जंप नहीं करना है। और कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो मस्त डायग्राम बनाने का। देखो डायग्राम बनाने के बाद ये क्वेश्चन में कुछ भी बचा क्या? कुछ नहीं बचा। तो डायग्राम बाजू में बना लेना, नेक्स्ट टाइम ये डायग्राम से रिवीजन कर लेंगे, अपना टाइम सेव हो जाएगा। बिकॉज 1 डे या 1.5 डे में रिवीजन करना इज वेरी टफ।
तो यही सब छोटी छोटी चीजें जिसकी वजह से अपने इजीली रिवाइज कर पाएंगे। तो काफी इजी पॉइंट था, इसमें कुछ भी तो नहीं था ट्रिकी। ओके सर, समझ गए हम लोग तो। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? चलो पृथ्वी वाला भी कर ही लेते हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, इसको भी कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, पृथ्वी इंटरप्राइज अपॉइंट चंपक टू प्रोक्योर सर्टेन गुड्स फ्रॉम द मार्केट। Champak identify various supplier who can provide the good as desired by Prithvi Enterprise and ask a supplier Satya Manufacture to send the goods and issue the invoice directly to Prithvi Enterprise। मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओ, क्या एजेंट प्रिंसिपल है? नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज डायरेक्टली प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस जा रहा है। आंसर करना इज वेरी इजी, आंसर लिखना इज टफ। आंसर में क्या लिखना है? सबसे पहले प्रूफ करना है शेड्यूल 1 में जाएगा, फिर लिखना है कि एजेंट प्रिंसिपल कब बनेगा, जब एजेंट के नाम पे होगा। बट सिंस यहाँ पे प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस इशू किया तो एजेंट प्रिंसिपल नहीं है, एजेंट प्रिंसिपल नहीं है तो डीम्ड सप्लाई नहीं बनेगा। तो सी पॉइंट पूरा लिख लेंगे, इनकम्प्लीट, सिंपल इजी, दैट्स इट। चलो सर समझ गया हमने, तो ये तो काफी ज्यादा इजी पॉइंट था। डन है जी। अब आते हैं अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इंपोर्ट ऑफ सर्विस। अब ये अपने साथ बहुत आगे तक जाने वाला है, ये क्या इनफैक्ट हर ही कॉन्सेप्ट अपने साथ बहुत आगे तक जाएगा। अब इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस मतलब क्या होता है? सर्विस इंडिया में आए या सर्विस इंडिया के बाहर गया, तुम्हारे हिसाब से इंपोर्ट किसको बोलते हैं जनरल लेमैन लैंग्वेज में? कोई चीज जब इंडिया में आता है तो इंपोर्ट होता है, यानी सर्विस इंडिया में आई है। अगर सर्विस इंडिया में आई है इसका मतलब सप्लायर कहाँ का है? सप्लायर बाहर का है, रेसिपिएंट इंडिया का है, तभी तो बाहर से सर्विस अंदर आएगी। तो यहाँ पे याद रखना, सप्लायर आउटसाइड इंडिया होगा, रेसिपिएंट इंडिया में होगा, तभी ये इंपोर्ट सर्विस बनेगा। अदरवाइज इंपोर्ट सर्विस कैसे बनेगा? पॉसिबल ही नहीं है ना। सर्विस इंडिया में आनी चाहिए, इंडिया में कहां से आएगी? बाहर से इंडिया में आनी चाहिए। बाहर मतलब आउटसाइड इंडिया से, आउटसाइड इंडिया मतलब सप्लायर बाहर का, रेसिपिएंट इंडिया का। अब ये बन गया इंपोर्ट सर्विस। इंपोर्ट सर्विस के केस में अगर कंसिडरेशन है तो चाहे तुम बिजनेस के लिए मंगाओ चाहे तुम बिना बिजनेस के लिए मंगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑलवेज सप्लाई। तो अगर इंपोर्ट सर्विस के केस में कंसिडरेशन है, इससे तुमको एमसीक्यू में बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे ही तुम क्वेश्चन पढ़ा तुमको पता चला इंपोर्ट सर्विस है, तुमको दिखा रोकड़ा है, बात खत्म, आगे पढ़ना ही नहीं है, ऑलवेज सप्लाई, ऑलवेज सप्लाई। तो इंपोर्ट सर्विस के केस में अगर कंसिडरेशन है, चाहे बिजनेस के लिए मंगाओ चाहे अपार्ट फ्रॉम बिजनेस मंगाओ, इट इज ऑलवेज सप्लाई। बट अगर विदाउट कंसिडरेशन है तो क्या करेंगे? शेड्यूल 1 ओपन करेंगे। शेड्यूल 1 में हमने क्या देखा था? रिलेटेड से होना चाहिए, बिजनेस के लिए होना चाहिए, एंड सर्विस तो है। तो सर्विस है, रिलेटेड है, बिजनेस से है, तभी डीम्ड सप्लाई बनेगा, अदरवाइज वो डीम्ड सप्लाई नहीं बनेगी। जो ऊपर पड़ा था वही सेम चीज यहाँ पे। तो सर डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस ये है कि इंपोर्ट ऑफ सर्विस के केस में जो पॉइंट ऑफ व्यू रखना है, बोथ फॉर रिलेशन एंड बिजनेस, वो तुमको रखना है रेसिपिएंट का। तो डोमेस्टिक के केस में बाजू में लिख लो, डोमेस्टिक के केस में पॉइंट ऑफ व्यू होता है सेलर का, और इंपोर्ट सर्विस के केस में पॉइंट ऑफ व्यू होता है रेसिपिएंट का। यानी यहाँ पे जो धंधा देखना है और जो रिलेशन देखना है वो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रेसिपिएंट, यानी जो इंडिया में मंगवा रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को चेकआउट करना है कि लैग कर रहा है, लैग किया क्या अभी? क्लियर चल रहा है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को चेकआउट करना है कि रिलेशन है कि रिलेशन नहीं है। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में ये बहुत 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 बारीक पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, नहीं समझा अभी? अभी समझाया कहाँ, अभी तो सिर्फ लिखवाया है, समझाऊंगा तो अब इस क्वेश्चन के जरिए। Mr. MT, a proprietor registered in Delhi, has sought out architect service from his son located in USA with respect to his newly constructed house in Delhi. ध्यान से देखो,
अच्छा पहले एक काम करते हैं, सन लोकेटेड इन कोलकाता कर, पहले डोमेस्टिक वाला देखते हैं, फिर इसी क्वेश्चन को चेंज करेंगे इंपोर्ट में। पहले तो नॉर्मल है, कोलकाता से सर्विस ले रहे हैं अपने, कोलकाता सर्विस है, नॉर्मल है, इंपोर्ट वगैरह कुछ नहीं है। एमटी एक प्रोपराइटर है जो कि रजिस्टर्ड है दिल्ली में, उसने आर्किटेक्ट की सर्विस ली अपने सन से फॉर इस न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन दिल्ली। सबसे पहली बात, सप्लायर कौन है? सन है, सन सप्लायर है। सन का बिजनेस है क्या आर्किटेक्ट सर्विस देना? आर्किटेक्ट सर्विस देना बिजनेस है उसका। नेक्स्ट चीज, क्या सन के लिए उसका फादर रिलेटिव बनेगा क्या? तो सन के लिए उसका फादर, सन के लिए फादर रिलेटिव तभी बनता है जब डिपेंडेंट होता है। अब यहाँ पे मिस्टर एमटी तो खुद ही रजिस्टर्ड इन दिल्ली, खुद ही प्रोपराइटर है और रजिस्टर्ड है दिल्ली में, यानी खुद का धंधा है इनका, खुद का धंधा है मतलब ही इज नॉट डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट नहीं है तो इंडिपेंडेंट हो गया, रिलेटिव नहीं है, डीम्ड सप्लाई नहीं बनेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। करेक्ट, इजी, यही है। ये तो अभी करा भी था ये वाला पॉइंट, अब इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं इस पॉइंट। अब मिस्टर एमटी एक प्रोपराइटर है जो कि रजिस्टर्ड है दिल्ली में, उसने आर्किटेक्ट की सर्विस ली फ्रॉम हिज सन लोकेटेड इन यूएसए विद रिस्पेक्ट टू हिज न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस इन दिल्ली। तो यूएसए से सर्विस इंडिया में आ रही है, कहां से आ रही है? यूएसए से सर्विस इंडिया में आ रही है। यूएसए से अगर सर्विस इंडिया में आ रही है मतलब क्या ये इंपोर्ट सर्विस है? हाँ, इंपोर्ट सर्विस है। क्या रोकड़ा है क्या यहाँ पे? नहीं, रुपीज इन्वॉल्व नहीं है। रुपीज इन्वॉल्व होता तो ये सप्लाई हो जाता, कुछ देखना नहीं था अपने को। अब रुपीज इन्वॉल्व नहीं है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे ना, ऊपर वाले में हमने पॉइंट ऑफ व्यू किसका लिया था? सन का। यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे हम एमटी का, फादर का, बिकॉज अब रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब एमटी जो है उसका, उसने सर्विस तो मंगाई है, हाँ सर्विस मंगाई है उसने। दूसरी चीज, रिलेशन है क्या? तो लेट्स सी, एमटी के लिए उसका बेटा रिलेटेड है? द आंसर इज यस। देखा चेंज हो गया ना यहाँ पे, तो द आंसर इज यस, एमटी के लिए उसका बेटा ऑलवेज रिलेटेड होगा। थर्ड नंबर, क्या बिजनेस है क्या? बोलो 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 बोलो, बिजनेस है कि नहीं है? बिजनेस है कि नहीं है? यस नो कुछ तो बोलो। नो, यस, नो। ध्यान से देखो, पॉइंट ऑफ व्यू किसका रखना है? एमटी का। एमटी ने किस लिए आर्किटेक्ट की सर्विस ली? हाउस के लिए। किसके लिए ली? हाउस के लिए। हाउस क्या होता है? पर्सनल होता है, धंधा थोड़ी होता है। हाउस क्या हो गया? घर, जहां पे वो रहता है। तो पर्सनल के लिए सिंस इसने लिया है तो बिजनेस नहीं है, और बिजनेस नहीं है तो डीम्ड सप्लाई नहीं बने। गॉट इट? क्लियर? क्यों डीम्ड सप्लाई नहीं बना? बिकॉज बिजनेस नहीं है। बिजनेस क्यों नहीं है? बिकॉज घर के लिए लिया है हमने। एम आई क्लियर? ओके, चलो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और चेंज करते हैं अपने। Mr. MT, a proprietor registered in Delhi, has sought architect service from his son located in USA with respect to his office in Delhi. पहली बात, पॉइंट ऑफ व्यू अपने को एमटी का रखना है। सर्विस है, साफ साफ दिख रहा है, सर्विस तो ले ही रहा है आर्किटेक्ट की। इंपोर्ट सर्विस का केस चल रहा है, बाहर से सर्विस इंडिया में आ रही है। सेकंड केस में रिलेटेड है क्या? तो एमटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका सन ऑलवेज रिलेटेड होता है, तो एमटी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेशन एग्जिस्ट करता है। थर्ड नंबर पॉइंट, क्या बिजनेस है क्या? वेरी गुड, बिजनेस है। द आंसर इज यस, बिकॉज अब एमटी ने किसके लिए मंगाया? ऑफिस के लिए मंगाया। ऑफिस क्या होता है? धंधे के लिए होता है, तो अब बिजनेस है, तो अब ये बन जाएगा डीम्ड सब। क्लियर? गॉट इट एवरीबॉडी? अब मैंने तुमको पहले ही बोला था कल कि एमटी एग्जाम्पल से आपके क्वेश्चन बनेंगे, और इसी एमटी एग्जाम्पल से ये 2 पेज से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ड्राफ्ट किए जाएंगे शेड्यूल 1 का। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये सारे एग्जाम्पल एक बारी घर पे अच्छे से शांति दिमाग से खुद से बनाना, ठीक है? खुद से हर एक स्टेप लिख लिख के बनाना,
तो तुमको एक बारी वापस से रिवीजन हो जाएगा, अदरवाइज डिफिकल्टी आएगी। हाँ सर समझ गए, तो बहुत ही ज्यादा इजी था, इसमें तो ऐसे लग रहा है कुछ भी नहीं है। ओके ठीक है, क्लियर। यस सर क्लियर। चलो अब एक फटाफट क्विक रिवीजन मारते हैं, यहाँ पे अपना शेड्यूल 1 होता है खत्म। बुक में नहीं, बुक में नहीं है यार, एलएमएस में सब कुछ बुक में दे दूंगा तो कैसे चलेगा, सब कुछ बुक में नहीं दे सकते ना। चलो शेड्यूल 1 में सबसे पहले हमने क्या देखा, पैरा 1 में, पैरा 1 में हमने क्या देखा, परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल कर रहे बिजनेस एसेट का जिसपे हमने आईटीसी ले रखा है, डीम्ड सप्लाई। शेड्यूल 1 में तभी आएंगे जब कंसिडरेशन नहीं है, ये चीज फिक्स है। शेड्यूल फिर पैरा बी में हमने क्या देखा, पैरा 2 में हमने क्या देखा कि अगर रिलेटेड या डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में सप्लाई होती है इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वो डीम्ड सप्लाई बन जाएगा। रिलेटेड पर्सन कब बनता है, डायरेक्टर और ऑफिसर ऑफ वन अनदर बिजनेस, पार्टनर्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, एक पर्सन एक को कंट्रोल कर रहा है, थर्ड पर्सन दो को कंट्रोल कर रहा है, या दोनों मिलकर किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल कर रहे हैं, ये सारे रिलेटेड बन जाते हैं। या 25% और मोर ऑफ दी वोटिंग पावर है तो। अब मेंबर ऑफ सेम फैमिली, मैंने बोला मेंबर ऑफ सेम फैमिली में सबसे ज्यादा दिमाग लगता है अपने को, तो मेंबर ऑफ सेम फैमिली में हमने क्या देखा कि पॉइंट ऑफ व्यू चेक करना है जिस पर्सन के लिए, यानी जिस पर्सन की अपने बात कर रहे हैं उसका पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर तभी रिलेटेड होंगे जब वो उस पर डिपेंडेंट होंगे, और स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑलवेज रिलेटेड होंगे उसके। जब डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो पॉइंट ऑफ व्यू अपने को लेना है सप्लायर का, और जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस का बात करेंगे तब पॉइंट ऑफ व्यू अपने को लेना है रेसिपिएंट का, यानी जो सर्विस मंगा रहा है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को सोचना है। फादर सन वाला भी हमने एग्जांपल करा था। डिस्टिंक्ट पर्सन सेक्शन नंबर 25, सेम स्टेट में दो रजिस्टर्ड यूनिट है अंडर सेम पैन, दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे। एक स्टेट ए में एक स्टेट बी में, दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन बन जाएंगे अंडर सेम पैन अगर रजिस्टर्ड है तो। एक स्टेट ए में एक स्टेट बी में अनरजिस्टर्ड यूनिट है, वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन अपना बन जाएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब रिलेटेड, ठीक है। अब प्रिंसिपल एंड एजेंट के लिए, प्रिंसिपल एंड एजेंट के लिए सिंपल सी बात हमने देखी, फर्दर सप्लाई का इनवॉइस किसके नाम पे, चाहे वो परचेज का हो चाहे वो सेल का हो, दोनों ही सिनेरियो में अगर एजेंट के नाम पे तो डीम्ड सप्लाई, एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, और अगर प्रिंसिपल के नाम पे तो डीम्ड सप्लाई नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट, फिर हमने देखा डेल क्रेडिट एजेंट। डेल क्रेडिट एजेंट में हमने देखा कि 2000 रुपए जो एक्स्ट्रा लिए वो किसके अकाउंट में जाएंगे, यानी उसका जीएसटी कौन देने वाला है। तो एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है कि नहीं ये चेक करेंगे। ये चेक करने के लिए फर्दर सप्लाई ऑफ इनवॉइस देखेंगे। फर्दर सप्लाई ऑफ इनवॉइस एजेंट खुद के नाम पे देता है तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा, और ये 2000 रुपए प्रिंसिपल के अकाउंट में जुड़ जाएंगे। और अगर एजेंट प्रिंसिपल के नाम पे इशू करता है इनवॉइस तो रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा, रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ये 2000 रुपए एजेंट खुद से पेमेंट करेगा, प्रिंसिपल का कोई लेना देना नहीं है इसमें। इंपोर्ट ऑफ सर्विस की बात करें तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस में पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहली बात तो अपने को रखना है रेसिपिएंट का। अगर कंसिडरेशन है तो बात ही खत्म होगी, धंधा है धंधा नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑलवेज सप्लाई। विदाउट कंसिडरेशन है तो अब चेक करेंगे रिलेटेड से ले रहे हैं और बिजनेस ले रहे हैं। यहाँ पे रिलेशन और बिजनेस दोनों किसका देखना है, रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तो बन जाएगा डीम्ड सप्लाई। बाकी ऑल केसेस में इट इज नॉट सप्लाई। विदाउट कंसिडरेशन में अगर रिलेटेड नहीं बनता है तो सप्लाई नहीं बने। हमें क्लियर दोस्तों, इजी सिंपल है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ओके अब कुछ छोटे मोटे पॉइंट कर लेते हैं। सबसे पहले हम आते पेज नंबर, इस पे आ जाओ 13 पे, पेज नंबर 13 फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। आगे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, मेरे को बताना। वहां लिख लो, सीपी मतलब होता है कॉमर्शियल पेपर, सीडी मतलब होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। नहीं फिफ्थ केस नहीं है, उसी को ही अपने फिफ्थ पॉइंट बोलते हैं इंपोर्ट ऑफ सर्विस को लर्न करने के पर्सपेक्टिव से अपने क्लास के लिए। सीपी मतलब कॉमर्शियल पेपर, सीडी मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। एक सिंपल सी बात बताओ, क्या मनी पे जीएसटी लगेगा क्या? नहीं, बिकॉज मनी गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो मनी इंक्लूडिंग सीपी एंड सीडी इज नॉट टैक्सेबल। क्या डेरिवेटिव पे जीएसटी लगेगा?
तो डेरिवेटिव सिक्योरिटीज होता है, सिक्योरिटीज गुड्स एंड सर्विसेज नहीं होता है, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट मेरे से अच्छी तरीके से आप लोग जानते हो उसमें क्या होता है, और एक बार ब्रीफ में बता देते हैं। सर हम लोग नहीं जानते, एएफएम वाले सर बताए नहीं क्या। अब मान लो ये हूं मैं, ठीक है, मेरे को पता चला एक प्रोडक्ट है एक्स जिसकी आज कीमत है 300 रुपए, मेरे को लगता है ना ये फ्यूचर में जाके ना 400 रुपए का हो जाएगा, और मेरे को ये प्रोडक्ट लगता है परचेज करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं ए के पास चला जाऊंगा और ए को बोलूंगा, ए सुनो ना, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में हम क्या डिसाइड करेंगे कि आज से 3 महीने बाद हम तुमसे प्रोडक्ट एक्स को 300 रुपए में खरीदेंगे, ठीक है। अब 3 महीने बाद जो भी प्राइस हो, 200 रुपया हो, 400 रुपया हो, 100 रुपया हो, 1000 रुपया, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ए के साथ कि 300 रुपए में हम प्रोडक्ट एक्स को खरीदेंगे आज से 3 महीने बाद। साइमल्टेनियसली मेरे को ये चीज रियलाइज हो गई कि 400 रुपए अगर जाने वाला है तो मैं प्रोडक्ट अपने पास क्यों खरीदूं, मैं स्ट्रेट अवे जाता हूं और कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं किसी और पर्सन के साथ। तो मैं चला गया मिस्टर जेड के पास, मैंने मिस्टर जेड को जाके बोला कि आज से 3 महीना बाद मैं तुमको प्रोडक्ट एक्स सेल करूंगा 400 रुपीज में। अब उस समय अगर उसका भाव 1000 रुपए है तो भी हम तुमको 400 में देंगे, अगर उस समय उसका भाव 200 रुपए है तो भी हम तुमको 400 में ही देंगे। इन एनी सिनेरियो हम तुमको सेल 400 में ही करेंगे। अब धीरे 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 समय बीता, 3 मंथ्स पास ऑन हो गए। जैसे ही 3 मंथ पास ऑन हो गए, मान लो सच में रेट 400 रुपया ही हो गया, तो अब ए से हम कितना में खरीदेंगे, 300 में। जेड को हम कितना में सेल करेंगे, 400 में। बट हम क्या करते पता है, हम बोलते हम क्यों प्रोडक्ट एक्स को अपने पास मंगाए, मेरे को स्टोर करना नहीं है, मेरे को ट्रांसपोर्ट खर्चा बियर करना नहीं है। हम एक सिंपल से काम करते हैं, हम ए को बोलेंगे कि तुम मेरे को प्रोडक्ट एक्स मत दो, मेरे को प्रोडक्ट एक्स नहीं चाहिए, हम अपने पास रख के कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 400 रुपया भाव है, हमने 300 में डिसाइड किया था, 400 का भाव है। तो अब हम क्या करेंगे, जो कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है ना वो कॉन्ट्रैक्ट ही हम सेल कर देंगे जेड को। अब जेड और ए आपस में डिलीवरी कर लेंगे। हम क्या करेंगे, 300 और 400 जो 100 रुपए का डिफरेंस है हम ये अपने पास बस रख लेंगे। मेरे को एक्चुअल डिलीवरी से कोई लेना देना नहीं है, एक्चुअल डिलीवरी हम नहीं करवाएंगे। बीच का जो कमीशन बनता है, जो डिफरेंशियल बनता है, कमीशन ही जो डिफरेंशियल बनता है वो मेरा। 300 में खरीदेंगे, 400 में बेचेंगे, एक्चुअल में नहीं बेचेंगे, ये सिर्फ पेपर ट्रेडिंग होगा, और इसमें जो 100 रुपए बने वो मेरे। तो इस सिनेरियो में इसको बोलते हैं फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं जब ये ट्रेड होने लगता है अपना स्टॉक एक्सचेंज में तो ये फ्यूचर बन जाता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में अगर एक्चुअल डिलीवरी इन्वॉल्व नहीं है, मैंने एक्चुअल डिलीवरी नहीं लिया, तो ये जो 100 रुपए मैंने कमाए इस पे कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, बिकॉज ये डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव सिक्योरिटी होता है, सिक्योरिटी ना तो गुड्स होता है ना तो सर्विस होता है, तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगी। बट अगर हमने एक्चुअल डिलीवरी ले लिया, एक्चुअली हमने 400 में 300 में लिया और 400 में बेचा, एक्चुअली प्रोडक्ट अपने पास मंगा लिया, तब ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा, तब जीएसटी लगेगा, ठीक है। जैसे इस वाले एग्जांपल पे अगर मैंने 300 रुपए में सच में इस गुड्स को अपने पास मंगा लिया होता, तब जीएसटी चार्ज हो जाता। ओके, तो सिंपल है, फ्यूचर एंड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट टैक्सेबल बिकॉज इट इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव इज सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज नाइदर गुड्स एंड सर्विसेज, सो इट इज नॉट सप्लाई, नो सप्लाई, सो कोई जीएसटी नहीं आएगा। बट अगर एक्चुअल डिलीवरी इन्वॉल्व है दोनों में, तब इट विल बी टैक्सेबल एज सप्लाई ऑफ गुड्स। एम आई क्लियर? किसी को डाउट है इसमें? नहीं? ओके। सिक्योर्ड डेट का भी सेल परचेज होता है, तो अगर सिक्योर्ड डेट का ट्रांजैक्शन हो रहा है so it is not taxable because it is considered as securities. Similarly, transaction in instrument, interest rate swap, it is not taxable because it is excluded from the definition of supply. Interest और discount is taxable, but हाल फिलहाल के लिए exempt करके रखा हुआ है। क्विक रीडिंग मार लो यहां से, फिर एक अमेंडमेंट वाला पॉइंट बताता हूं, फटाफट एक क्विक रीडिंग कर लो।
इससे एमसीक्यू बनेगा, स्पेशली सीएमए फाइनल, थोड़ा इसमें ध्यान देना, ठीक है। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स होते हैं ना, सीएमए फाइनल में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इस चीज का एकदम ध्यान रखना, अच्छे से इस चीज को रीड कर लो। डन है जी, हाँ सर डन है। क्लियर। इंटरेस्ट रेट्स एएफएम वाले टीचर से पूछना है, एसएफएम वाले से, वो ज्यादा अच्छी तरीके से बता पाएंगे। फॉरेक्स चैप्टर में आता है, डेरिवेटिव चैप्टर में आता है। चलो अब यहाँ ध्यान से देखो, एक अमेंडमेंट करने जा रहे हैं, जो कि नहीं भी देता तो भी अपने कर लेते हैं, ये अमेंडमेंट का कोई नीड नहीं था। सिंपल सी बात बोलता है कि अगर एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का शेयर होल्ड करती है, तो क्या ये सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा क्या? द आंसर इज नो, बिकॉज शेयर सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी दोनों की डेफिनेशन से आउट होता है, दोनों की डेफिनेशन से आउट होता है तो सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बस यही सिंपल सा सर्कुलर है। क्या बोलता है? एक्टिविटी ऑफ होल्डिंग शेयर ऑफ सब्सिडरी कंपनी बाय होल्डिंग कंपनी cannot be treated as supply of service by holding company to the said subsidiary company and cannot be taxed under GST। तो अगर एक होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी का शेयर होल्ड करती है तो कोई सर्विस वगैरह वो उसको नहीं दे रही है, एंड शेयर सिक्योरिटीज होता है वैसे भी, एंड उस पर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं होगा। यही अमेंडमेंट है सर। ऐसा भी अमेंडमेंट होता है कि बिल्कुल ऐसा अमेंडमेंट भी आता है, तगड़ा अमेंडमेंट है। जिस भी सर्कुलर नंबर में तुमको 2023 दिखे, समझ जाना कि वो अमेंडमेंट वाला सर्कुलर है। इस बार अमेंडमेंट भी बता देता हूं दोस्तों, आपको हाईलाइटेड मिल जाएगा बुक में सारे अमेंडमेंट। इस बार जो अमेंडमेंट आई है ना, वो 2 अमेंडमेंट आई है छोटी सी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पिछले टर्म में जो अमेंडमेंट था वो उसको ही एज इट इज रखा हुआ है। ये पिछले टर्म का अमेंडमेंट है, May 24 का। रीजन बिंग कि दोनों इंस्टीट्यूट क्या करते हैं ना, पीछे वाले अमेंडमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं। करंट पे तो करते हैं बट पीछे पे और ज्यादा फोकस करते हैं। तो पीछे के जो अमेंडमेंट होते हैं ना, उससे क्वेश्चन काफी ज्यादा बनता है। इसलिए डीटी और आईडीटी में दोनों जगह ही अमेंडमेंट हमने इंटैक्ट रखा हुआ है, लास्ट टर्म का भी हाईलाइट करके, ताकि आपका फोकस उसमें रहे और फोकस आपका डिविएट ना। ऐसे अगर अमेंडमेंट की बात करेंगे तो अगर आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से अमेंडमेंट को डाउनलोड करोगे तो बहुत बड़ा पेज का अमेंडमेंट है, क्योंकि उसमें पिछले वाला और करंट दोनों अमेंडमेंट इंक्लूडेड है, इसीलिए। हाँ, फूड इन सिनेमा हॉल वो वाला भी पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में कवर है वो। चलो ये हमको समझ में आ गया, ये पॉइंट क्लियर हो गया मेरे लिए, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब आते हैं, अब आते हैं शेड्यूल 2 की तरफ। शेड्यूल 2 क्या करता है सर? सर शेड्यूल 2 ना पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था जब जीएसटी नया नया आया था। अब कोई रिलेवेंस नहीं है, सिर्फ एक काम करता है, ये बताता है क्या चीज गुड्स होगी, क्या चीज सर्विस होगी। क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होता है कि गुड्स बनेगा कि सर्विस बनेगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए शेड्यूल 2 पढ़ते हैं अपने, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर आप ट्रांसफर करोगे टाइटल इन गुड्स या टाइटल इन गुड्स अंडर एग्रीमेंट, दैट द प्रॉपर्टी शैल पास एट फ्यूचर डेट। यानी आप ट्रांसफर कर रहे हो टाइटल इन गुड्स, मतलब आप एक गुड्स का सेल कर रहे हो, उसका टाइटल हमेशा के लिए ट्रांसफर कर दे रहे हो परचेजर के पास, तो उस सिनेरियो में इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। बट अगर आप गुड्स का ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, टाइटल ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, आप राइट ट्रांसफर कर रहे हो, राइट या अनडिवाइडेड शेयर ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट ट्रांसफरिंग टाइटल, तो ये हो जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। सर दिमाग हो रहा है खराब, समझ नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है ये, सिंपल करता हूं, ठीक है। सहज लर्निंग कर रहे हैं, सहज में समझते हैं। ये देखो, एक गुड्स है, बेच दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा। क्या बनेगा? सप्लाई ऑफ गुड्स। इसी गुड्स को उठा के रेंट पे दे दिया, तो अब ये क्या बन जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। एकदम सरल भाषा में, क्या? गुड्स है, बेच दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स। गुड्स है, रेंट पे दे दिया, सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर? यानी रेंट पे देना गुड्स को, सप्लाई ऑफ सर्विस होती है, बेचना सप्लाई ऑफ गुड्स होता है। नेक्स्ट पॉइंट,
यानी लीज पे दिया, टेनेंसी या ऑक्युपाई किया लैंड को, या लीज लेटिंग वगैरह दिया कॉमर्शियल बिल्डिंग, इंडस्ट्रियल या रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स को, तो सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह, लैंड वगैरह को अगर रेंट पे, लीज पे दे रहे हैं तो दैट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। जॉब वर्क, ट्रीटमेंट और प्रोसेस अप्लाई टू अनदर पर्सन गुड्स इज सप्लाई ऑफ सर्विस। जॉब वर्क एक सर्विस होता है। जॉब वर्क मतलब क्या होता है? जॉब वर्क मतलब होता है, मान लो मेरे पास एक लकड़ी का कट्टा पड़ा हुआ है, जिसके पास पड़ा होता है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या करता है? लकड़ी का कट्टा जॉब वर्कर को सेंड करता है, जिसको भेजते हैं उसको बोलते हैं जॉब वर्कर। जॉब वर्कर क्या करेगा? इस लकड़ी के कट्टे से चेयर बना देगा, चेयर बना के ये मेरे को वापस कर देगा। इस सिनेरियो में जॉब वर्क अपना चार्जेस लेगा, तो उसके चार्जेस पे जो जीएसटी लगता है वो नॉर्मली लगेगा। इसको बोलते हैं जॉब वर्क। जॉब वर्क होता है जब भी ये जॉब वर्कर किसी के मूवेबल प्रॉपर्टी पे काम करता है, उसको बोलते हैं जॉब वर्क। सर कैसे पता मूवेबल प्रॉपर्टी है? गुड्स लिखा है ना, एंड गुड्स क्या होता है? एनीथिंग विच इज मूवेबल इज गुड्स। तो ट्रांसफर और प्रोसेस अप्लाई टू अनदर पर्सन गुड्स, यानी process applied to another person goods is called job work। इसको बोलते हैं अपने जॉब वर्क। एंड जॉब वर्क क्या होता है? सर्विस होता है। ओके। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, अब ध्यान से देखो, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस तो बहुत इंटरेस्टिंग है। उड़ो उड़ो उड़ो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, उड़ जाओ सब, चलो 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 चलो। हाँ चलो। अगर आप परमानेंटली एक गुड्स को डिस्पोज ऑफ कर देते हो तो इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स। अब यहां पे लिख लेना, ऑल्सो रेफर, सिर्फ रेफर नहीं, ऑल्सो रेफर शेड्यूल 1। अब शेड्यूल 1 के साथ इसका एक एग्जांपल तुमको समझाता हूं। मेरे पास एक बिजनेस एसेट है, ठीक है, इसको मैं उठा के स्क्रैप में डाल देता हूं। एक बिजनेस एसेट है, मैंने इसको उठा के स्क्रैप में डाल दिया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आईटीसी ले रखा है तो ही ये शेड्यूल 1 में आएगा, करेक्ट? आईटीसी लेना इज द कंडीशन ओवर देयर। जाके देखो, सबसे पहला कंडीशन पैरा 1 का क्या है कि आईटीसी लिया होना चाहिए बिजनेस एसेट पे, उसको परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो वो शेड्यूल 1 में डीम्ड सप्लाई बनेगा। तो ये डीम्ड सप्लाई बनेगा। बट क्या चीज का सप्लाई बनेगा? तो शेड्यूल 2 अपने को सिखाता है कि ये सप्लाई बनेगा सप्लाई ऑफ, इसलिए दोनों को हैंड इन हैंड लेके चलना पड़ेगा। बट अगर हमने इसमें आईटीसी नहीं ले रखा है, तो जब आईटीसी ही नहीं ले रखा है, स्क्रैप में डाल दिया, तो डीम्ड सप्लाई ही नहीं बनेगा। डीम्ड सप्लाई ही नहीं बनेगा तो शेड्यूल 2 में आने की कोई जरूरत ही नहीं है अपने को, बिकॉज जब तक सप्लाई नहीं है तो फिर बताना ही क्यों है, गुड्स का है कि सर्विस का है, कुछ भी नहीं करने का, तो खत्म। तो ये पॉइंट यहाँ पे देखना, बिजनेस एसेट को स्क्रैप में डाला, आईटीसी लिया, शेड्यूल 1 लगेगा, शेड्यूल 2 के हिसाब से सप्लाई ऑफ गुड्स बन जाएगा ये। आईटीसी अगर नहीं ले रखा है तो डीम्ड सप्लाई ही नहीं है, डीम्ड सप्लाई नहीं है तो शेड्यूल 2 में जाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, गुड्स हेल्ड और यूज फॉर बिजनेस पुट टू प्राइवेट यूज, सप्लाई ऑफ सर्विस। ओ माय गॉड, एक एलईडी लगा हुआ है मेरे यहाँ सेंटर में, मेरे को एलईडी बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, इसमें मेरे को मन कर रहा है मैं जाके एंड गेम देखूं, तो मैं एलईडी उठा के घर लेके चला जाता हूँ। घर लेके जैसे मैं एलईडी को जाऊंगा ना, तो जो मेरा बिजनेस है माना जाएगा मेरे बिजनेस ने मेरे को सप्लाई ऑफ सर्विस कर दिया है। क्या कर दिया है? सप्लाई ऑफ सर्विस, नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विस कर दिया। यानी अगर धंधे का कोई भी एसेट गुड्स को उठा के तुम घर लेके चले जाते हो तो उस सिनेरियो में इट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि हम ये वाला टीवी को घर में यूज कर रहे हैं और इस पे जीएसटी देना पड़ेगा? वो गवर्नमेंट का लुकआउट है, इट इज नॉट ऑफ आवर कंसर्न। प्रोविजन में लिखा है कि ऐसा होगा, अब वो कैसे होगा वो उसका जिम्मेदारी, वो अपने को नहीं लुकआउट करना है। प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये कभी भी हो नहीं पाएगा, ठीक है? ये सिर्फ लिखने के लिए लॉ में इन्होंने लिखा है, प्रैक्टिकली नहीं हो पाएगा। कैसे पता चलेगा कि कौन अपना प्रोडक्ट घर में लेके गया या घर में यूज कर रहा है, क्या कर रहा है? तो ये पता नहीं चलता है, बट ये लिख दिया इन्होंने ताकि फ्यूचर में इसको ये लोग यूज कर सके। तो अगर कोई भी गुड्स को बिजनेस से उठा के घर लेके चले जाओगे
तो बिजनेस के लिए ये सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगा एंड बिजनेस को इस पे जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। अगर तुम धंधा बंद करो, ठीक है, बिजनेस बंद करो, उस केस में जितने भी गुड्स तुम्हारे पास है, यानी जितने भी मूवेबल प्रॉपर्टी है, उन सब पे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। तुमने धंधा बंद किया, शटर गिरा दिया, हमेशा के लिए धंधा बंद कर दिया। अब या तो तुम उस गुड्स को फेंक दो, या तो तुम उस गुड्स को बेच दो, या तो तुम उस गुड्स के साथ कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑलवेज सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाए। बट इसके दो एक्सेप्शन है। धंधा बंद कर दिया बट किसी और को ट्रांसफर कर दिया एज गोइंग कंसर्न, तो सप्लाई नहीं बनेगा, फिर नॉर्मल चलेगा, जीएसटी नहीं देना। या कोई पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया और उसको बोला कि तुम धंधा संभालो, तो उस सिनेरियो में भी सप्लाई नहीं बनेगा एंड कोई दिक्कत नहीं है। इसका रीजन समझो। रीजन ये होता है ना कि अगर हमने तुमको आईटीसी दिया है किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस एसेट में, किसी पर्टिकुलर गुड्स में, तो हमने तुमको आईटीसी क्यों दिया? कि तुम फ्यूचर में इसको सेल करोगे एंड फिर तुम सेट ऑफ कर लोगे। कल हमने क्लास में देखा था किस तरह इन्फ्लेशन कम होता है। बट अगर ये धंधा ही बंद कर देगा और उस गुड्स को फेंक देगा, तो फायदा क्या हुआ आईटीसी देने का? तब तो कोई अल्टीमेटली फायदा हुआ ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रोविजन डाला गया। फिर एक्सेप्शन ये डाल दिया गया कि अगर ट्रांसफर कर रहे हो एज अ गोइंग कंसर्न किसी और को, तो सामने वाला पार्टी बेच देगा किसी और को गुड्स, अल्टीमेटली गुड्स बिक जाएगा ना, अल्टीमेटली गुड्स बिक जाएगा कस्टमर के पास। तो इसीलिए इस सिनेरियो में बोल दिया फिर कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, लिख लेना बाजू में इंपॉर्टेंट। पूरा फोकस इसमें देंगे अपने इमूवेबल प्रॉपर्टी में। याद है मैंने तुमको कल क्या बोला था? एनीथिंग विच इज मूवेबल इज गुड्स, एनीथिंग विच इज नॉट मूवेबल, जो चीज मूव नहीं होती है वो गुड्स नहीं बनेगी, वो सर्विस बनेगी। बिकॉज एनीथिंग अदर देन गुड्स इज सर्विस, यानी एनीथिंग अदर देन मूवेबल इज सर्विस। यानी इमूवेबल भी सर्विस होता है क्या? द आंसर इज यस। और ये शेड्यूल 2 हमको बताता है। शेड्यूल 2 क्या बोलता है? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज, सप्लाई ऑफ सर्विस। सर ये तो हमको पता है, रेंट पे देना तो वैसे भी सर्विस होता है। आपने बोला था बिल्डिंग को बेचना भी सर्विस होता है। हाँ देखो, अगर तुम कंस्ट्रक्शन करते हो किसी कॉम्प्लेक्स का, बिल्डिंग का, सिविल स्ट्रक्चर का, जिसको तुम सेल करोगे एक बायर को, होलली और पार्टली, एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर, तो भी वो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। नीचे वाला पॉइंट अभी मत पढ़ो, भी सिर्फ एक चीज देखो, तुम सेल क्या कर रहे हो? कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर। क्या बन रहा है? देखो, सप्लाई ऑफ सर्विस बन रही है। मैंने पहले तुमको बोला ना कि ये क्या बनेगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। तो जब भी मूल प्रॉपर्टी को सेल करोगे तो बनेगा सप्लाई ऑफ सर्विस। अब नीचे वाला एक्सेप्ट वाला जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है तुम्हारा शेड्यूल 3 के साथ, इसको लिंक करेंगे, ठीक है। लैंड प्लस ये दोनों को मर्ज कर देते हैं एक साथ। अब जब दोनों को एक साथ मर्ज करेंगे ना, तो एक बहुत अच्छा प्रोविजन निकलेगा। ये देखो, एवरीबॉडी फोकस ओवर हियर। हम बात कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की। इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर तुमने रेंट पे दिया या लीज पे दिया, रेंट पे दिया, लीज पे दिया, तो ये क्या बनता है? ये बनता है सप्लाई ऑफ सर्विस। इमूवेबल प्रॉपर्टी नाउ हैज, अब इसको बाइफरकेट करेंगे हम दो चीजों में। इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम दो चीज में बांट सकते हैं। कौन से दो चीज में? या तो लैंड होगा या तो बिल्डिंग होगा। दो ही चीज होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, या तो लैंड या तो बिल्डिंग, करेक्ट। अगर लैंड है तो एज पर शेड्यूल 3, शेड्यूल 3 क्या? सबका पापा, वो क्या बोलता है? सप्लाई ही नहीं। क्या होगा? सप्लाई नहीं होगा। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी लैंड का, अपने सेल करते हैं, यहाँ पे सेल वाला बना लेते हैं। सर आप तो नीचे खा लेंगे, हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते, सॉरी। अगर सेल करते हैं, एक रेंट है एक सेल है, ठीक है। अगर सेल करते अगर सेल करते हैं तो या तो लैंड बेचेंगे या तो बिल्डिंग बेचेंगे। अगर लैंड बेचा तो शेड्यूल 3 बोलता है सप्लाई नहीं है। अब अगर बिल्डिंग बेच रहे हैं, अब बिल्डिंग बेच रहे हैं तो दो चीजें होंगी। अगर 1 रुपया भी, 1 रुपया भी अपने को मिला बिफोर
कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी। अगर 1 रुपया भी अपने को मिल गया बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर, तो उस सिनेरियो में ये बन जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। क्या बन जाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। और अगर अपने को इंटायर पूरा का पूरा कंसिडरेशन मिलता है आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर, तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा एज पर शेड्यूल 3, ये बन जाएगा नो सप्लाई। ये है शेड्यूल 3 एंड शेड्यूल 2 का पूरा एक प्रॉपर चार्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टी, अब चाहे लैंड हो चाहे बिल्डिंग हो, लीज पे दिया सप्लाई ऑफ सर्विस। इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहे तुम्हारा लैंड हो बिल्डिंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, रेंट पे दिया लीज पे दिया, इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, नॉर्मल जीएसटी लगेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर बेच दिया, अब 2 प्रकार की इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, या तो लैंड या तो बिल्डिंग। अगर लैंड बेचा तो शेड्यूल 3 के तहत सप्लाई नहीं मानी जाएगी, यानी कोई जीएसटी नहीं आएगा। अगर बिल्डिंग बेचा, अब बिल्डिंग बेचा तो चेक करना है रुपया कितना मिला। अगर 1 रुपया भी बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर, यानी बिल्डिंग कंप्लीट होने से पहले या बिल्डिंग में फर्स्ट ऑक्यूपेंसी आने से पहले, ये दोनों में विच एवर इज अर्लियर, अगर तुमको 1 रुपया भी पहले मिला तो ये बन जाएगा सप्लाई ऑफ सर्विस। और अगर इंटायर कंसिडरेशन तुमको मिला आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो शेड्यूल 3 के तहत ये सप्लाई नहीं बनेगी। तो शेड्यूल 2 शेड्यूल 3 दोनों को मर्ज करके हमने ये वाला चार्ट बनाया। ये चार्ट आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। नहीं ड्रॉ किया कोई बात नहीं, जब शेयर करूंगा एलएमएस तब ड्रॉ कर लेना, ठीक है। इसमें ये पूरा चार्ट का। दूसरी चीज आपने देखा होगा, ये आपने मतलब प्रैक्टिकली भी नोटिस किया होगा कि पहले जीएसटी आने से पहले 2017 के पहले आपने बहुत सारा बैनर देखा होगा बिल्डिंग वगैरह का कि 1 रुपए में बिल्डिंग बुक कर लीजिए, 1 रुपए में कॉम्प्लेक्स बुक कर लीजिए। अब नहीं देखा होगा, अब कभी भी ये बैनर तुमको कभी भी नहीं दिखेगा कि 1 रुपए में बिल्डिंग बुक कर लीजिए, 1 रुपए में फ्लैट बुक कर लीजिए। क्यों? बिकॉज अगर 1 रुपया भी पहले ले लिया ना तो सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगा, जीएसटी लग जाएगी। अब क्या करेंगे? इंटायर कंसिडरेशन कोशिश करते हैं आफ्टर लेने का, तो शेड्यूल 3 के तहत सप्लाई नहीं बनता है और कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ता है। इसलिए पहले वो बैनर बहुत ज्यादा दिखता था, अब वो बैनर बहुत लिमिटेड ही दिखता होगा, क्योंकि जीएसटी जितना बचेगा उतना सही है ना, जितना कम प्राइस होगा फ्लैट का उतना बेटर है। इसीलिए अब ये चीज क्यों लाई गई समझो। देखो कोई भी चीज ना ऐसे ही नहीं लाती है, हर चीज का कोई पर्पस होता है। तुम लोग को भी पता है कि जब कॉम्प्लेक्स वगैरह बनता है तो वो उल्लू बना देते हैं, पैसा ले लेते हैं, फिर वो लटका रहता है लटका रहता है लटका रहता है, बहुत समय लगता है। तो उसके लिए ये प्रोविजन लाया गया कि देखो अगर जीएसटी से बचना है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू करवा लो। कंप्लीशन सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब बिल्डिंग कंप्लीट होगी। बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद अगर पैसा ले रहे हो तो मतलब फिर तुम दे ही दोगे ना पोजीशन। अगर बिल्डिंग कंप्लीट होने से पहले पैसा ले लोगे तब दिक्कत आती है, इसीलिए इसको सप्लाई ऑफ सर्विस बोल के इस पे जीएसटी चार्ज कर दिया गया। हर एक चीज का एक रीजन होता है जिसकी वजह से उस पर जीएसटी या तो हटाया जाता है या तो लगता है। ये चीज अपने को समझा। अब जैसे तुमने कभी अगर लैंड खरीदा हुआ है, पापा मम्मी या कभी किसी रिश्तेदार वगैरह ने लैंड खरीदा होगा, तो एक चीज तुमको पता होगा, लैंड कभी भी ऐसे नहीं देते हैं। लैंड में कई बार क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइन बिछवाते हैं, पाइपलाइन बिछवाते हैं, उसके बाद सेल करते हैं। तो जब इलेक्ट्रिसिटी बिछवा के या पाइपलाइन बिछवाने के बाद सेल करते हैं तो भी क्या सप्लाई नहीं रहेगा शेड्यूल 3 के तहत? द आंसर इज यस, तो भी सप्लाई नहीं रहेगा शेड्यूल 3 के तहत। क्योंकि कभी सादा लैंड नहीं कभी बार बेचता, कई बार उसमें पाइपलाइन बिछवाना पड़ता है या इलेक्ट्रिसिटी की लाइन बिछवानी पड़ती है, तो वो सब बिछवाने के बाद अगर करते हो तो भी वो शेड्यूल 3 में कवर होगा, तो भी वो सप्लाई नहीं बनेगा। ये लैंड एंड बिल्डिंग वाला पॉइंट फर्स्ट टाइम शायद सुना होगा, ऐसा अगर जिसने पहले पढ़ा है उसको भी नहीं पता। लैंड एंड बिल्डिंग ये 2 अलग अलग ट्रीट होता है, कभी भी एक साथ इन लोग को ट्रीट नहीं करना है अपने। अब देखो, अब ये अच्छे से समझ में आएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर रेंट पे देते हो तो सर्विस है, बात ही खत्म होगी। सिमिलरली ऊपर वाले पॉइंट में लैंड एंड बिल्डिंग को लीज पे देते हैं तो वो सर्विस होता है, तो रेंट पे दो लीज पे दो, इमूवेबल प्रॉपर्टी को ऑलवेज सर्विस। नेक्स्ट पॉइंट, कंस्ट्रक्ट करके कॉम्प्लेक्स को अगर सेल करते हो तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, बट कब नहीं होगा? जब इंटायर कंसिडरेशन अपने को रिसीव होगा आफ्टर इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट where required by competent authority or after its first occupancy whichever is
अर्लियर। तो सर यहाँ पे लैंड और बिल्डिंग में बाइफर्केशन कहाँ हुआ? पहली बात देखो, एक कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, यानी ये बिल्डिंग की बात कर रहा है। अब आ जाओ थोड़ा सा नीचे शेड्यूल 3 की तरफ। शेड्यूल 3 में देखो, सेल ऑफ लैंड एंड सेल ऑफ बिल्डिंग आफ्टर इंटायर कंसिडरेशन वगैरह जो हमने पढ़ा, इट इज नॉट सप्लाई। तो लैंड एंड बिल्डिंग को मैंने अलग कर दिया। लैंड के केस में कभी भी सप्लाई नहीं बनेगा, बिकॉज लैंड को कंप्लीट करते हैं क्या? लैंड के लिए कभी भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है क्या? नहीं, लैंड तो लैंड है, सामने ही पड़ा है, इसमें थोड़ी कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी हो सकता है। ये किसके लिए? ये सिर्फ बिल्डिंग के लिए होता है, बिकॉज बिल्डिंग को बनाया जाता है, लैंड को नहीं बनाते। लैंड तो भगवान का दिया हुआ, बिल्डिंग बनाते हैं अपने, तो बिल्डिंग के लिए कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू होता है, लैंड के लिए कभी भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं इशू होता। तो लैंड बेचा तो शेड्यूल 3 में फॉल करेगा। शेड्यूल 3 क्या? सबका पापा बोलता है, ना गुड्स मानेंगे ना सर्विस मानेंगे, सप्लाईज नहीं मानेंगे इसको। ओके, अब छोटे मोटे पॉइंट। कंपिटेंट अथॉरिटी किसको बोलते हैं? इफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, कंपिटेंट अथॉरिटी इज द गवर्नमेंट और एनी अदर बॉडी ऑथोराइज्ड टू इशू सच सर्टिफिकेट। अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, तो कंपिटेंट अथॉरिटी कौन होगा? आर्किटेक्ट रजिस्टर्ड विद द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, चार्टर्ड इंजीनियर रजिस्टर्ड विद द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर इंडिया, अ लाइसेंस सर्वेयर फ्रॉम रेलिवेंट लोकल बॉडी। कैजुअल रीडिंग कर लेना, कंपिटेंट अथॉरिटी किसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, लैंड में बी सोल्ड आइदर एज इट इज और आफ्टर सम डेवलपमेंट। क्या क्या कर सकते हैं? लेवलिंग कर सकते हैं, लेइंग डाउन ड्रेनेज लाइन कर सकते हैं, वाटर लाइन बिछा सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी लाइन बिछा सकते हैं। इट इज क्लैरिफाइड दैट सेल ऑफ सच डेवलप्ड लैंड इज आल्सो सेल ऑफ लैंड एंड कवर्ड अंडर द पैरा एंड अकॉर्डिंगली डज नॉट अट्रैक्ट GST. However, it may be noted that any service provided for development of land like leveling वगैरह attract GST। इसका ये मतलब होता है कि एक लैंड है मेरे पास, ठीक है, हमें मिस्टर ए, हम चले गए मिस्टर बी के पास। मिस्टर बी को हमने बोला कि पाइपलाइन बिछा दो, मिस्टर बी ने पाइपलाइन बिछवा दिया। फिर मिस्टर ए ने मिस्टर जेड को ये लैंड को सेल कर दिया। जल्दी बताओ, जीएसटी लगेगा क्या इसमें? द आंसर इज नो। क्यों नहीं लगेगा? रीजन बीइंग शेड्यूल 3 आ जाएगा। शेड्यूल 3 बोलता है लैंड के सेल पे जीएसटी नहीं लगेगा। बट मिस्टर बी ने जो पाइपलाइन बिछाया फोकट में बिछाएगा क्या कि पैसा लेगा? इसका पैसा लेगा ना। किससे पैसा लेगा? मिस्टर ए से लेगा। तो मिस्टर बी ने जो पाइपलाइन बिछाने की सर्विस दी है मिस्टर ए को, इस पे जीएसटी लगेगा क्या? हाँ, ये तो नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, इस पे नॉर्मल जो जीएसटी लगता है वो लगेगा। शेड्यूल 3 इसके लिए थोड़ी है, शेड्यूल 3 तो सेल ऑफ लैंड के लिए है। तुम उसमें पाइप वगैरह बिछा के भी बेचोगे तो भी शेड्यूल 3 में। बट जो पर्सन बिछा रहा है वो तो सर्विस दे रहा है ना, तो वो जो सर्विस दे रहा है उस पे तो जीएसटी लगेगी। जी हाँ, उस पे जो जीएसटी लगती है वो जीएसटी उस पे लगेगी। क्लियर? कोई डाउट किसी को इसमें? नहीं? ओके। अब कॉम्पोजिट सप्लाई, ये लाने का सबसे बड़ा कारण था वैट और सर्विस टैक्स में मगजमारी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे जॉब वर्क होता है मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए। लाइक तुमने एएमसी दे दिया बिल्डिंग रिपेयर का, या कोई भी अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी का एएमसी एनुअल मेंटेनेंस वगैरह दे दिया, वो सब होता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब वैट एंड सर्विस टैक्स में बहुत दिक्कत होता था, बिकॉज वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर वो तुम्हारे घर आ रहा है, मान लो तुमने एएमसी दिया बिल्डिंग रिपेयर का, एनुअल मेंटेनेंस दे दिया, बिल्डिंग रिपेयर करो। अब बिल्डिंग रिपेयर क्या हाथ से थोड़ी करेगा? सीमेंट लगेगा, बालू लगेगा, बहुत सारी चीजें लगेंगी, गुड्स लगेगा ना। तो वैट एंड सर्विस टैक्स में ये कंफ्यूजन था कि सर्विस टैक्स चार्ज करे कि वैट चार्ज करे, बिकॉज गुड्स भी लग रहा है और सर्विसेज भी है एएमसी की। तो जीएसटी में इस चीज को सॉर्ट आउट कर दिया गया। जीएसटी में सिंपल सी बात बोली गई, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सर्विस होगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट किस पे होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो जॉब वर्क, इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। सिमिलर कंफ्यूजन होता था रेस्टोरेंट में, यहां पे लिख लो रेस्टोरेंट, इजी रहेगा एग्जाम के पहले रिवाइज करना। रेस्टोरेंट में भी कंफ्यूजन होता था, बिकॉज रेस्टोरेंट वाले सर्विस तो देते हैं पर साथ में गुड्स भी तो देते हैं, खाना पीना देते हैं। तो इस सिनेरियो में उसको गुड्स माने कि सर्विस माने? तो सिंपली बोल दिया रेस्टोरेंट इज अ सर्विस। रेस्टोरेंट क्या है? सर्विस है। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रेस्टोरेंट विल बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, नॉट सप्लाई ऑफ गुड्स। भले ही उसके साथ खाना मिलता है, दारू मिलता है, कुछ भी मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। दारू तो खैर कवर ही नहीं होता, कोई भी ड्रिंक्स वगैरह मिलता है तो उस सिनेरियो में
रेस्टोरेंट सर्विस ट्रीट किया जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं ट्रीट किया जाएगा। सिमिलरली वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस ट्रीट किया जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स ट्रीट नहीं किया जाएगा। अगर तुम टेम्पोररी ट्रांसफर कर रहे हो आईपी को तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। मैंने गाना बना दिया, अब गाना बना दिया, गाना कैसे ट्रांसफर करूंगा? गाने के राइट ट्रांसफर होते हैं। जो राइट ट्रांसफर होता है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है। तो अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। तो हनी पाजी ने गाना बनाया, वो गाना टी सीरीज को दिया, तो हनी पाजी ने सप्लाई ऑफ सर्विस की। क्या की? सप्लाई ऑफ सर्विस की। नेक्स्ट पॉइंट, आपने ऑफिस में सैप चलाया होगा। अब सैप जो होता है वो ऑफिस स्पेसिफिक होता है, हर इंटरप्राइज का अलग बनता है। हर इंटरप्राइज के साथ उसको कस्टमाइज किया जाता है, डेवलप किया जाता है, डिजाइन किया जाता है। तो अगर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके हिसाब से डिजाइन, डेवलप एंड मेंटेन किया जा रहा है, तो वो सॉफ्टवेयर सप्लाई ऑफ सर्विस की कैटेगरी में आता है। बट अगर हम मार्केट में जाते हैं, टैली की सीडी उठाते हैं, इंसर्ट करते हैं, टैली इंस्टॉल करते हैं, एंट्री मारना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाता है। तो अगर कोई सॉफ्टवेयर को हम डेवलप कर रहे हैं, डिजाइन कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं अपने इंटरप्राइज के हिसाब से, तो सप्लाई ऑफ सर्विस। और अगर वही प्री पैक्ड सॉफ्टवेयर उठा के ले आते तो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जाएगा वो। ये वाला पॉइंट लास्ट पार्ट में कवर करेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड, सप्लाई ऑफ सर्विस। वही सेम, रेंट पे दिया, लीज पे दिया, राइट सिर्फ ट्रांसफर किया तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाता है। ओके, ये हमको समझ में आ गया। अब आते हैं एक छोटू सा अमेंडमेंट, सेक्शन 7188, लास्ट टू लास्ट टर्म का अमेंडमेंट। 7188 क्या बोलता है? 7188 बहुत सिंपल सी बात बोलता है, वहां से पढ़ोगे कंफ्यूज हो जाओगे। यहां देखो, गोकुल धाम सोसाइटी है, करेक्ट, एनुअल मेंटेनेंस लेती है अपने मेंबर्स से। एक सोसाइटी है, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है गोकुल धाम, अब वो सबसे एनुअल मेंटेनेंस ले रही है। अब एनुअल मेंटेनेंस लेने के बाद वो क्या करती है? मेंटेनेंस का पैसा खुद रख लेती है क्या? नहीं, उसके बदले में गुड्स देती है या कोई सर्विस देती है। क्या सर्विस देती है? सिक्योरिटी की सर्विस देगी, कोई गुड्स प्रोवाइड कर देगी, लाइक कैरम बोर्ड दे दिया या टेबल टेनिस या कुछ भी। मतलब एक सोसाइटी या रेसिडेंशियल कलेक्ट करती है मेंटेनेंस और उससे कोई सर्विस प्रोवाइड करती है। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा था ना, इस सोसाइटी को बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब होता है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी। मान लो तीनों लोग मिलके एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर कोई सर्विस देती है अपने मेंबर को, तो केस चला गया कोर्ट के पास। ये लोग बोले कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब हम ही लोग हैं ना, हम ही तीन लोग मिलकर तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन बनाए, और हम खुद को ही सर्विस दे रहे हैं, तो सप्लाई ऑफ सर्विस आप क्यों मान रहे हैं? मैं तो एक हाथ से उठा के दूसरे हाथ में ही दे रहा हूं। तो गवर्नमेंट बोली, सुनो बच्चा, ऐसा नहीं होता है, तुम अलग हो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन अलग है। ये अलग पर्सनालिटी है, ये अलग पर्सनालिटी है, दोनों लॉ के उसमें सेम नहीं है, डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं बोलेंगे, दोनों अलग है। तो इस सिनेरियो में एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर कोई भी सर्विस देती है अपने मेंबर को, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस बोला जाएगा। सिमिलरली एसोसिएशन ऑफ पर्सन अगर कोई भी गुड्स प्रोवाइड करती है अपने मेंबर को, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स। दोनों अलग अलग इंडिविजुअल है, दोनों सेम नहीं है, दो ये अलग पर्सन है, ये अलग पर्सन है। बस इसी चीज की क्लैरिटी है इसमें कि सेक्शन 7188, सोचो सेक्शन बनाना पड़ेगा, कितना बड़ा केस हुआ होगा। 7188 बोलता है एक्टिविटी या ट्रांजैक्शन बाय पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल। अदर देन एन इंडिविजुअल मतलब हो गया एओपी की बात कर रहा है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन की। अपने मेंबर को अगर ये कुछ भी करते हैं फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट या कोई भी वैल्यूएबल कंसिडरेशन, तो वो सप्लाई ट्रीट किया जाएगा। क्लियर? गॉट इट? ओके, शेड्यूल 2 को एक रिवीजन मारते हैं, फिर इस सेशन को भी एंड करेंगे। तो शेड्यूल 2 में हमने क्या देखा कि अगर गुड्स को रेंट वगैरह पे दिया, सप्लाई ऑफ सर्विस, बेच दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स। लैंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग में हमने क्या देखा? लैंड बिल्डिंग में हमने एक मस्त वाला चार्ट बनाया था, वो चार्ट में हमने क्या देखा? इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दिया, लीज पे दिया, सप्लाई ऑफ सर्विस। बेच दिया, अब लैंड बेचा है कि बिल्डिंग बेचा है वो देखना है। अगर लैंड बेचा तो शेड्यूल 3 के तहत सप्लाई नहीं मानी जाएगी। लैंड पे पाइपलाइन बिछा के बेचा तो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। बिल्डिंग, अब बिल्डिंग बेचा तो रुपया चेक करना है, अगर 1 रुपया भी
तुमको बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी मिला, विच एवर इज अर्लियर, दोनों में, तो सप्लाई ऑफ सर्विस। और अगर इंटायर कंसिडरेशन आफ्टर मिलता है तो शेड्यूल 3 के तहत कोई सप्लाई नहीं बनेगा एंड कोई जीएसटी नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा, अगर मूवेबल पे काम कर रहे हो तो जॉब वर्क बनता है, इमूवेबल पे करते हो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बनता है, दोनों ही सप्लाई ऑफ सर्विस बनती है। सिमिलरली रेस्टोरेंट सप्लाई ऑफ सर्विस बनेगा, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं बनेगा। कोई भी गुड्स को उठा के हमेशा के लिए बेच दोगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। कोई भी गुड्स को उठा के घर लेके चले जाओगे, सप्लाई ऑफ सर्विस। तो यहाँ पे एक एमसीक्यू बन सकता है, ठीक है, चांद सितारे फूल और खुशबू कुछ बना लेना, दोनों में कंफ्यूज करने के लिए एक एमसीक्यू बना सकते हैं। एक गुड्स को हमेशा के लिए बेच दिया, सप्लाई ऑफ गुड्स, फेंक दिया। एक गुड्स को घर उठा के लेके चले गए, सप्लाई ऑफ सर्विस बन जाएगी। धंधा बंद कर दोगे, जितने भी गुड्स पड़े सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। दो एक्सेप्शन है, एज अ गोइंग कंसर्न किसी को ट्रांसफर कर दिया या पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दिया तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब कोई जीएसटी नहीं लगेगी। बस दैट्स इट, सिंपल। यहां देखा। फिर हमने क्या देखा, सॉफ्टवेयर को खुद बनाएंगे एंटरप्राइज के हिसाब से, सप्लाई ऑफ सर्विस। बाजार से खरीद के प्री पैक्ड लेके आएंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स। फिर 71AA अपने को क्या बोलता है, 71AA अपने को बोलता है कि अगर एओपी अपने मेंबर को कोई भी सप्लाई करता है तो वो सप्लाई माना जाएगा, सिंपल। अब जो भी पढ़ा उसकी एक समरी आपके ऊपर बनी है यहाँ पे पेज नंबर 10 में। अब ये समरी आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक। स्कोप ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर 7, सप्लाई क्या इंक्लूड करता है? सबसे पहली बात, सप्लाई फॉर क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए और बिजनेस के लिए होना चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज का होना चाहिए। दूसरी पॉइंट 71AA, जिसमें हमने एओपी के बारे में बात करी थी कि एओपी अगर अपने मेंबर को सप्लाई करता है तो वो सप्लाई पार्ट होता है, इट इज इंक्लूडेड इन सप्लाई। दूसरी चीज हमने क्या देखी, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन के लिए अगर हमने किया है तो फिर बात ही खत्म हो गई, इट विल बी ऑलवेज ट्रीटेड एज सप्लाई, ऑलवेज सप्लाई बनेगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में अगर कंसिडरेशन है तो चाहे धंधे के लिए चाहे बिना धंधे के लिए, ऑलवेज सप्लाई। अगर हमने सप्लाई किया विदाउट कंसिडरेशन तो शेड्यूल 1 चेक करेंगे तो वो सप्लाई बनेगा, अगर शेड्यूल 1 में फॉल करता है तो। फिर शेड्यूल 2 अपने को क्या बताता है, क्या सप्लाई ऑफ गुड्स होता है, क्या सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, बस ये बाइफर्केशन अपने को देता है। अब सप्लाई में एक्सक्लूड क्या होता है, शेड्यूल 3, जिसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो इस चार्ट में पूरा हमने अभी तक जो पढ़ा वो पूरी तरह से यहाँ पे समराइज फॉर्म में लिखा हुआ है, ताकि आपको एक लिंक रहे कि आप कहाँ हो, मतलब कहाँ सिलेबस में किस पोजीशन पे क्या पढ़े वो पता होना चाहिए, अदरवाइज पूरा कंफ्यूजन होने लगता है, इसीलिए ये चार्ट है यहाँ पे, ठीक है। सो दोस्तों दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही करते हैं। कल हम करेंगे शेड्यूल 3 और बहुत सारे सर्कुलर, होपफुली कल अपना ये चैप्टर भी ओवर हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। कल आप लोग का एग्जाम है क्या, एसपीओ का, किस किस का एग्जाम है? नहीं, एक ही, ठीक है, ठीक है। कल करते हैं फिर क्लास, कल इसको अपने करते हैं कंप्लीट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दोस्तों। अगर किसी को कोई डाउट है तो क्लास के बाद रुक जाना, उसको अपने सॉल्व कर लेते हैं। कल मिलते हैं वापस से आईडीटी के लिए सुबह 8 बजे।